मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि तू क्या इसकी तैयारी कर रहा है, अरे तू तेरे को मैं रिलायंस में लगा देता हूँ सिम बेचने के लिए, कल से ही तेरी मैं जॉब लगाता हूँ, 15,000 रुपये अपनी माँ को रोटियाँ खिला। व्हेन आई वाज जस्ट 6 मंथ्स ओल्ड माय फादर पास्ड अवे। फेंसिंग में बहुत इन्वॉल्व था, मैं फेंसिंग का नेशनल प्लेयर हूँ। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। यूपीएससी के भी मेंस में मेरा जस्ट 24 मार्क्स का गैप था मेंस में। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज जिसमें नहीं है, ही कैन नॉट अचीव बिग सक्सेस इन लाइफ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स इन कोलैबोरेशन विद शून्य आईएएस। टॉपर स्टॉक की सीरीज़ हर साल हम करते हैं और इस साल भी हमने शुरू की है। आई हैव नॉट लुक्ड फॉरवर्ड टू एन इंटरव्यू एज मच एज आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस इंटरव्यू। शायद पिछले 2 साल से मैं इमेजिन ज़रूर किया होगा मैंने कि किसी दिन इंटरव्यू होगा, और आज फाइनली हुआ है। और इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अगर है किसी की सिलेक्शन की तो इन्हीं की है, बिकॉज इन माई ओपिनियन ही वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, बट किसी न किसी कारणवश नहीं हो पाया। ऊपर वाले की मर्ज़ी थी या क्या था, डेस्टिनी थी, जो भी था। अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी गाइडेड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और जो ऑलरेडी सेलेक्ट करवा चुके हैं कई लोगों को अपने मेंटोरशिप से, हु हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ टीचिंग, मेंटोरशिप, एवेल्युएशन। बट कभी कभार शिष्य की जर्नी छोटी होती है और गुरु की जर्नी बड़ी हो जाती है। ऊपर वाले के टेस्ट करने के तरीके हैं। बट आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ एक बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी से। एंड वी हैव विद अस टुडे मिस्टर गुरशरण सिंह, रैंक 22nd JKS 2023। और ये बात मुझे बोलते हुए जितनी खुशी हो रही है, शायद पिछले 4-5 साल में जितने भी टॉपर स्टॉक हमने किए हैं उतना मुझे कभी नहीं हुआ। सो वेलकम गुरशरण। थैंक यू सर, थैंक यू। फाइनली कैमरे के इस तरफ हम मिल रहे हैं, कैमरे के उस तरफ तो बड़ी बार मिले हैं। यस सर। और आपकी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी मीडिया में है, कई लोग देख चुके हैं और बहुत इंस्पिरेशनल है। बट हम इस इंटरव्यू में समझेंगे कि हमने कुछ नहीं सुना, हम चाहते हैं कि दोबारा से आप सारी बातें बताएं। यस सर। और सबसे पहले तो एक बड़ा क्लीशे सवाल पूछूंगा, कैसा लग रहा है? सर मतलब यही बोलूँगा कि इतने साल तक की जर्नी जब ख़त्म हुई तो बस एक हम्बलनेस आई कि लिस्ट के उस पार रहते हुए जो जैसी फीलिंग्स थी उससे बस थोड़ा सा बेटर लगा। अभी तो सर मतलब इनिशियली ये स्टार्ट हुआ है, आगे तो बहुत दूर तक जाना है। ये बस यही है कि चलो जिस चीज़ के लिए मेहनत की, टुडे आई एम कंटेंट इनफ टू से कि थैंक गॉड। मतलब उस ऊपर वाले का ही शुक्र कर रहा हूँ कि उसी ने लास्ट में मदद की और हुआ ये क्लिक। अब आप, हमें तो खैर आइडिया है, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मुँह ज़ुबानी बताएं कि कब ये स्ट्रगल शुरू हुई थी और फाइनली कितने कोशिशों के बाद। मतलब एक कोशिश तो ऐसी भी थी कि जब आप ऑलमोस्ट पार थे लिस्ट के, बट किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो स्टार्टिंग से बताइए, शुरुआत कब हुई, क्या क्या स्ट्रगल देखा। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक आइडिया दे दें लोगों को, आप बेसिकली कहाँ से हैं, कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई, और इन पर्टिकुलर आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा है ऑब्वियसली, उनके बारे में बताइए। सर मतलब मेरी जर्नी तो बहुत डिफरेंट, मैं कहूँगा बहुत डिफरेंट रही है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई स्कूल डेज, राइट फ्रॉम माई बर्थ इवन, व्हेन आई वाज जस्ट 6 मंथ्स ओल्ड माई फादर पास्ड अवे एंड that was very traumatic for my mother because she was only 12th pass। मैं ये बोलूँगा वो 12वीं पास थे बस, और उनके सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो बहुत बड़ी थी। मेरी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी वाज जस्ट 1.5 year old, आई वाज जस्ट 6 months old, और उन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई थी तब। वहाँ से उन्होंने मेहनत करते हुए स्टार्ट किया था। उन्होंने हर जगह जॉब, मतलब पहले एशिया होटल में थे, उसके बाद उन्होंने स्कूल में स्टार्ट किया बेनिन इंटरनेशनल में, और पिछले कुछ टाइम से वो जम्मू संस्कृति स्कूल में जॉब कर रहे हैं। तो उनकी जर्नी मेरे को लगता है वो ज़्यादा बड़ी थी, मेरी जर्नी तो कुछ भी नहीं थी। मैंने तो सिर्फ मेहनत की, बट उन्होंने ये पिछले 30 साल से उन्होंने कभी रुके नहीं हैं, सिंस 1994 व्हेन माय फादर पास्ड अवे। और आज जाके मेरे को लगता है कि अब उनकी जर्नी में कामनेस आएगी, और उनका ही सब कुछ था। मैंने तो जस्ट उनको देख के, उनसे इंस्पिरेशन लेके कि अगर इफ़ शी कैन डू, अगर वो एक विदाउट इवन बीइंग ग्रेजुएट, अगर वो इतने बड़े मतलब ओहदे पे अपने बच्चों को खड़ा कर सकते हैं, तो मेरा तो कुछ उसमें रोल भी नहीं था। बट इनिशियली उन्होंने मतलब स्कूलिंग मैंने नागबनी MHAC नागबनी से की,
उसके बाद गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग हुई. देन आई वेंट इनटू रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल. बिकॉज मैं फेंसिंग में बहुत इन्वॉल्व था. मैं फेंसिंग का नेशनल प्लेयर हूँ. फेंसिंग में मैंने मेडल्स जीते हैं. ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मेडल, फेडरेशन कप सिल्वर मेडल रहा है. ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मैं चैम्पियन रहा हूँ 3-4 बार. तो वो एक जो फेंसिंग का स्पोर्ट, मैंने हर साल में 2-2, 3-3 नेशनल्स खेलता था. तो मदर ने जो जहाँ पर खड़ा किया वहाँ पर तो आई कैन नॉट सी कि जिनके मदर फादर दोनों हैं वो भी वहाँ पर नहीं खड़े हो सकते. और उन्होंने सिंगल हैंडेडली हमें उन जगहों पर खड़ा किया जहाँ पर मतलब आई कैन नॉट सी मैनी पीपल राइट देयर. और बस वही था. उसके बाद फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में. बट जब मैं 2016 में था सर, जब मैं ग्रेजुएशन करके पास आउट हुआ, देन आई वाज अबाउट टू एंटर इनटू प्राइवेट सेक्टर. और उस टाइम पे मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं यूएस जा सकता हूँ. और मैं यहाँ पर भी मैंने आईएम का सोचा था कि आई विल गो फॉर दिस कैट का एग्ज़ाम देके. बट समहाउ एक दिन रैंक 1 आता है टीना डाबी. दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट. जब मैंने उनका रैंक देखा, किसी ने मेरे को मोटिवेट किया. ऐसी रात को मैंने बात की कि आज मतलब IAS रैंक 1 एक लड़की आई है और शी वाज वन ऑफ द यंगेस्ट IAS ऑफिसर. और वो टीना डाबी मैम का सुनते सारी मतलब उस तब तो पता भी नहीं था, कुछ नहीं पता था. सिर्फ ये आया कि नहीं यार, आई कैन ऑल्सो डू दिस. मैं चंडीगढ़ में था, वहाँ पर मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था. आई स्टॉप्ड, आई केम बैक टू जम्मू. और जम्मू आके बस मैंने ये सोचा कि नाउ आई विल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. बहुत लंबी जर्नी रही. 2016 में स्टार्ट किया था, आज 2024 में जाके ये ख़त्म हुआ. 8 साल हो गए तकरीबन. ये सर 8 साल हो गए हैं. और इस जर्नी में मैंने KS के कितने अटैम्प्ट्स, मतलब हर अटैम्प्ट में, पिछले 3 अटैम्प्ट्स में लगातार मेंस दे रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ. लास्ट टाइम भी इंटरव्यू में जस्ट 970 स्कोर था और कुछ ही मार्क्स से रह गया था. और उससे पहले भी UPSC के भी मेंस में मेरा जस्ट 24 मार्क्स का गैप था मेंस में. तो जर्नी तो सर मतलब बहुत डिफरेंट रही है इसमें. मतलब हर चीज़ ट्राई किया. मेरे को ये पता है कि इसके बाद यहाँ तक पहुँचने तक मेरे को ये पता था कि अगर मैं काम कंपोज होके सिर्फ जाऊँगा और उन सारी चीज़ों को अप्लाई करूँगा जितनी मैंने पिछले 7 साल में की हैं, तो आई विल गेट समथिंग. तो वही, बट उसमें यही था कि सबसे बड़ा रोल तो ऊपर वाले का था. उसी ने लास्ट में ये चीज़ करवाई. एक पॉइंट पर आके जब आप सब कुछ कर चुके होते हो जो आप कर सकते हो ह्यूमनली पॉसिबल, प्रीलिम्स के लिए मॉक बहुत सारे लगा लिए, प्रीलिम्स का सिलेबस रिवाइज कर लिया, मेंस में आंसर राइटिंग बहुत सारी कर ली, ऑप्शनल अच्छे से तैयार कर लिया, और जब 3-4-5 बारी लगातार आपको लगता है कि यार अब इम्प्रूव करने के लिए रह के आ गया, तो मुझे लगता है वो ज़रा डिफिकल्ट होता है. मुझे नहीं लगता किसी भी पॉइंट पे मेहनत करने से कोई भागता है, स्पेशली वो इंसान जो ऑलरेडी 3-4 बार मेंस लिख चुका है. फिर प्रॉब्लम होती है कि यार इम्प्रूव करूँ तो करूँ कहाँ. सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, वट एवर आई एम डूइंग इट इज़ नॉट वर्किंग. और उस पॉइंट पे आपने एक बड़ा ही रिस्की डिसीजन लिया जो मुझे भी समझ नहीं आया लास्ट टाइम. और ऑब्वियसली बात है, इंसान जो कुछ भी है, अल्लाह की मेहर, रब की मेहर और माँ बाप की दुआओं के बाद मुझे लगता है अपने डिसीजंस की वजह से. इट इज़ लेस अबाउट नॉलेज, इट इज़ लेस अबाउट एक्यूमेन, एप्टीट्यूड, इट इज़ मोर अबाउट किस पॉइंट पे आप क्या डिसीजन लेते हो. वेरी ट्रू. एवरी सिंगल डे यू फेस विद डिसीजन. कुछ लोग एक डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं. अब जब आपने पिछले साल ऑप्शनल बदलने का सोचा, तो सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल था और आप एंथ्रोपोलॉजी पे आए. जिस सोशियोलॉजी में आपने 3-4 अटेम्प्ट दे चुके थे, आप 3-4 में डिसेंट 260 के अराउंड स्कोर आ रहा था. यूपीएससी में आप 260 ले रहे हैं. मुझे लगता है यूपीएससी में 300 टच जो कर जाए उसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो 260 अच्छा खासा स्कोर था. तो आपने फाइनली KS में कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन में, जब आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं उस टेंशन से फेस कर रहे थे और आप 6 साल की मेहनत जिस ऑप्शन पे आपने की थी, आपने ओवरनाइट ऑप्शनल बदल के नया ऑप्शन शुरू कर दिया एंथ्रोपोलॉजी. और ऐसा भी नहीं था कि एंथ्रोपोलॉजी में आपको श्योर शॉट रिटर्न दे. ट्रू. क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी नहीं ला पा रहे थे. तो ऐसा नहीं था कि आपको श्योरिटी थी कि मैं ऑप्शन ले लूँगा एंथ्रोपोलॉजी तो हो जाऊँगा. सो व्हाट हेल्प्ड यू और व्हाट मेड यू टू शिफ्ट योर ऑप्शनल आफ्टर स्पेंडिंग 6 years ऑन वन ऑप्शनल? सर ऐसे एक्चुअली मेरे को ना चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं. और उससे क्या होता है, एक इंसान में मोटिवेशन भी रहती है. एवरी टाइम यू विल फील कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो. और मैं हमेशा पढ़ता था कि कोई भी इंसान बड़ा बना है तो उसने रिस्क लिया है. बिजनेसमैन जितना बड़ा रिस्क लेता है
ही गो वो जा जाके मतलब लोन्स लेता है करोड़ों का, और वो रिस्क होता है, रिस्क के बिना तो कुछ भी नहीं, मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटीज जिसमें नहीं है ही कैन नॉट अचीव बिग सक्सेस इन लाइफ। ये भी रिस्क था सर, मतलब एक विडो का बेटा हूँ, आई शुड हैव ऑप्टेड। मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि तू क्या इसकी तैयारी कर रहा है, अरे तू, तेरे को मैं रिलायंस में लगा देता हूँ सिम बेचने के लिए, कल से ही तेरी मैं जॉब लगा देता हूँ, 15,000 रुपये अपनी माँ को रोटियाँ खिला। तो ये क्या करने जा रहा है, मतलब मैं बहुत इन्फॉर्मली बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसे ही बोला तो ये क्या कर रहा है, बेवकूफ़ है तू। और मैंने भी मतलब टेंडर एज में होते हैं तो मतलब मेरे को भी लगा यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो हर एक ने तो, बट ये चीज़ मेरी मदर ने हमेशा बोली कि रिस्क लो, फिर क्या है, एक लाइफ मिली है, उसमें अगर रिस्क नहीं लोगे तो क्या अगले में लोगे, तो कब लोगे। बट और रिस्क लेते हुए सर हमेशा एक ही चीज़ दिमाग में रखता था, इफ़ आई एम ए ह्यूमन आई हैव द एबिलिटी टू लर्न, बिकॉज लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यू कैन नॉट से कि मैंने जितना कर लिया ये मेरी कैपेबिलिटीज़ का हिसाब से मैं बेस्ट कर रहा हूँ, बट मे बी उससे ऊपर भी किसी ने किया है, तो आई शुड सी एंड हाउ दैट पर्सन हैव डन इट, तो उसको देखने का बहुत रिक्वायर्ड था हर चीज़ में सर। मतलब ऐसा नहीं था, मैंने अगर 2022 में यूपीएससी का, पहले मैंने केएस का मेंस लिखा, उसी साल मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा, और दोनों के मेंस में सबसे पहला मैंने ये चीज़ देखी कि एथिक्स में आई कैन इम्प्रूव अपॉन। और उसके नेक्स्ट मेंस जब मैंने केएस का मेंस दिया, राइट फ्रॉम 90 GS4 में 90 स्कोर था मेरे पहले 2 मेंस में, केएस और यूपीएससी में, मैंने डायरेक्टली उसको 140 तक लेकर आया एथिक्स में। मुझे लगता है 140 वन ऑफ द हाईएस्ट ही है। हाँ सर, मतलब जंप लेना था ना। और जीएस में भी मैंने देखा कि यार हाउ आई कैन इम्प्रूव 10 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, और वो हर सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ भाई मैंने अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बेस्ट किया है, बट आई कैन लर्न फ्रॉम अदर्स कि वो कैसे बेस्ट कर रहे हैं। और मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं लर्न करता था, उसने अगर एक सब्जेक्ट में अगर अच्छा किया तो कैसे किया है। आई हैव गिवन माई सेल्फ टाइम। और सर जो ऑप्शनल की बात है, मैंने इसीलिए कहा कि मैंने पहले जीएस को कवर कर दूं। जीएस में भी सर मैंने वैसे ही मेहनत की है कि मैं 10-10 नंबर कैसे बढ़ाऊं, मेरे पिछले मेन से कैसे आगे जाऊं, क्योंकि प्रोग्रेसिव रहा हूं हमेशा से। तो ऑप्शनल में सर ये था, मैंने देखा कि आई एम स्टेगनेंट इन 250, सोशियोलॉजी में 250 स्टेगनेंट चल रहा था। उसके बाद मैं जब देखता था कि बाकी कितना स्कोर कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी में, वो समवेयर अराउंड 300 था। तो पहले मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है। देन आई वेंट इनटू कि एंथ्रोपोलॉजी में कुछ टेक्निकल पार्ट है विच गिव्स यू स्कोर, और सोशियोलॉजी में डायनेमिक पार्ट है कि हाउ सर्टेन न्यूअर इवेंट्स और सोशल इशू हैव अ इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। सोशियोलॉजी समवेयर डिफरेंट, उसमें डायनेमिक पार्ट बहुत है, बट एंथ्रोपोलॉजी में देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टैटिक पार्ट जो टेक्निकल भी है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होगी, आर्कियोलॉजिकल होगी, एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी स्कोरिंग। तो मैंने तो सिर्फ यही देखा कि 8-6 साल से मैं सोशियोलॉजी में मेहनत की सर। मतलब मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि फिर से वही यार ये क्या कर रहे हो, आपने इतनी 6 साल। और सोशियोलॉजी में भी सर ऐसा नहीं था। सोशियोलॉजी में जब मैंने लास्ट मेंस 2022 में भी लिखा था, मैंने सर 10,000 रुपये का जो कोर्स था सुन्या का सोशियोलॉजी का, मैंने पूरा कोर्स परचेज़ किया जस्ट बिकॉज मेरे को एक बुक चाहिए थी। हाँ मुझे याद है, बताया था आपको मैंने बताया भी था कि सर मेरे को वो बुक्स चाहिए दोनों, और तब तक वो स्टार्ट हुई थी वो बुक्स प्रिंट होनी, तो मेरे को बट वो बुक्स चाहिए थी सोशियोलॉजी के लिए। अगर वो मेरे को तब यूपीएससी के टाइम पे मिलती वो दोनों बुक्स, मेरा उस साल यूपीएससी भी हो जाता, बिकॉज आई न्यू कि उन बुक्स में क्या था। तो मैंने 10,000 पे किए। मैंने उन्हें बोला मेरे को डिस्काउंट दे दो, मेरे को सिर्फ, मैंने वीडियोस एक भी नहीं देखनी है, मेरे को सिर्फ बुक्स चाहिए। और उस टाइम तक सिर्फ एक बुक तैयार हुई थी, बट सर उस एक बुक से भी ना मेरे को पता था उसमें क्या है, क्योंकि एक पीडीएफ उनकी आई थी उस बुक की। तो मैंने उनको बहुत फोर्स करके मेरे को जल्दी भेजो, मैंने बहुत कॉल्स की कि भाई मेरे को वो बुक दो। और सोशियोलॉजी में जिस लेवल पे मैं लेके गया था, आई मस्ट से कि अगर मैं दोबारा यूपीएससी में सोशियोलॉजी के साथ लिखता, ईजिली आई वुड हैव गॉट 300 के आसपास, क्योंकि उस बुक में जो कंटेंट है आई न्यू। और उससे पहले, और वो इतना ईजी वे हो गया ना, जो मेरी 6 साल से मैं कर रहा था, वो उस बुक में बहुत अच्छे से एक ही जगह पर था, आई न्यू। क्योंकि होता है ना सर, मतलब आपको पता होता है, आपने जहाँ से मेहनत की है इधर से, अगर आपको कहीं एक जगह पर दिख रही है आप जाओगे उसके लिए। और मैं इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा नहीं था, मैंने अपने सारे नोट्स को ऐसे किया, ऐसे, और एक सोर्स को आगे रखा, और उसी सोर्स को मैंने बहुत अच्छे से। बट वो ये हुआ कि मेरे को एक बुक मिली लास्ट ईयर, तो उसमें, बट मैं ये नहीं बोलूँगा, बट उसके बाद भी मेरे को पता था, जब मेरा नहीं हुआ लास्ट ईयर 23 अगस्त को, मैंने एक ही चीज़ सोची कि क्या चीज़ नहीं वर्क की होगी। तो मैंने एक ही चीज़ सोची कि यार एंथ्रोपोलॉजी के साथ जाना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी अगर बुचर भी होगा, अगर मैं वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट भी करूँगा, तो भी 250-260 के अराउंड ले आऊँगा, और वो जो मेरे को सोशियोलॉजी भी दे रहा है।
और अगर मैंने बेस्ट कर दिया तो मैं बहुत ऊपर तक जाऊंगा, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो उस टाइम पे बनानी थी। करो या मरो वाली सिचुएशन थी सर। मतलब ऑनेस्टली मैं सच बोलूं कि आई वाज एट द सिचुएशन जहां पर मैनिफेस्टेशन ऑफ इनविजिबल हार्डवर्क रिक्वायर्ड था कि हाँ ये लिस्ट है, लिस्ट में नाम है गुरशरण सिंह, दैट्स इट। और वो मैनिफेस्टेशन जो हार्डवर्क जो ऐसा नहीं था, मैं इतना स्टूडियस था, मैंने कोई फेस्टिवल पिछले, कोई शादी नहीं, कोई किसी के कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं अटेंड की कहीं पर नहीं, अपने लिए जहाँ पर मतलब मेरे को लगता था कि मैं आपके पास कितनी बारी आके मतलब इस चीज़ पे बात की है, आपने भी हमेशा एक ही चीज़ मेरे को बोली है, यू आर योर बिगेस्ट एनिमी, जस्ट फाइट विद योरसेल्फ। तो वो मोटिवेशंस के जो पॉइंट थे, मतलब उसमें मैंने एक ही चीज़ देखी कि एंथ्रोपोलॉजी कैन डू वंडर्स फॉर मी। अगर मैं कुछ नंबर से रहा हूँ, अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी के साथ जाऊँगा, डिस्पाइट लास्ट ईयर सर 200 सीट्स थी और इस बारी तो सिर्फ 75 और जनरल की ओनली 35 के आसपास। मतलब अगर आप उसमें और थोड़ा हॉरिजॉन्टल रजिस्ट्रेशन देखो तो 30 ही थी। हाँ ट्रू। तो मतलब 31 तक ही शायद ओपन मेरिट तक है, उसके बाद तो सारा कैटेगरी शुरू हो गया। तो मेरे को सिर्फ यही था कि और लास्ट ईयर अगर मैं इसमें होता तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट मेरे को यही था कि आई हैव टू डू समथिंग कि मैं जिसमें सिक्योर हो जाऊँ। और मेरे को ये पता था कि ठीक है, अगर मैं बुचर भी हो गया तो क्या, इंटरव्यू कॉल तक तो जाऊँगा ना। और इंटरव्यू कॉल तक जाने के लिए मेरे को ये पता था कि मेरे को 270 तक आना है। तो 270 वॉज नॉट दैट ईजी। बट एंथ्रोपोलॉजी के साथ सर फिर मैंने इतनी इनोवेशंस की ना पिछले 6 महीने में कि मैंने हर एक उस इनोवेशन को किया जिससे मेरे को पता चले कि हाँ, मैंने आज दिन तक किसी को नहीं बोला, मैं हमेशा बोलता था, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना तब तक फिर हर कोई बोलता है कि नहीं एंथ्रोपोलॉजी इसके लिए तूने गलत कर दिया, और मैं भी बोलता था हाँ मैंने गलत कर दिया। बिकॉज जब तक आपका मैनिफेस्टेशन ना हो ना, मैं हर किसी की सुनता था, ये नहीं हर किसी को बोलना, बट मैं हर एक को ये बोलता था कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया यार, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसे ही देकर आ गया हूँ। बिकॉज वो फिर वही है ना, अगर मैं बोल दूँ नहीं मैंने बहुत कर लिया। और बट इसमें मैं आपको एक मीम बताना चाहूँगा, जब सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। यस। कहते हैं कि अनसक्सेसफुल बंदा कोई चीज़ बोले तो वो फेंक रहा है। हाँ ट्रू। सक्सेसफुल बंदा फेंक भी रहे तो मोटिवेशन बन जाती है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वो बात हम सही बोली कि जब तक हो ना जाए, मेरा टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूला मैंने प्रूव नहीं कर दिया कि हाँ देखो मैंने कर लिया क्वालिफाई, तब तक आप कुछ भी बोलोगे लोगों ने आ जाए तो बड़ा फेंक रहा है। हाँ मैं सर लिटरली बोल रहा हूँ कि जब मैं मेंस में बैठा था ना एंथ्रोपोलॉजी के, और उस एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मैं रो रहा था, मतलब लिटरली आई वाज क्राइंग। माई फ्रेंड वॉज देयर टू सपोर्ट मी कि नहीं यार मतलब कोई बात नहीं, यू जस्ट गो एंड तूने सब पढ़ा है। और मेरे को भी पता था मैंने बहुत अच्छे से किया है, मैंने 3-4 सोर्सेज को ऐसा रगड़ा था कि मतलब इट वॉज इन माई हेड, एवरीथिंग वॉज माई इन हेड। और मैंने इतनी आंसर राइटिंग की थी ना एंथ्रोपोलॉजी के लिए कि इट इज़ अनमैचेबल। मतलब जीएस की तो मतलब कोई मैच ही नहीं कर सकता, इतने मैं डेली 2-2 घंटे तो मैं ऐसे ही लिखता था। एंथ्रोपोलॉजी के लिए मेरा एक सेट पैटर्न था कि मैं पहले लिखना सीखूं, कंटेंट खुद आ जाएगा 6 महीने में, क्योंकि मेरे को पता था कि पेपर थोड़ा सा तो डिले होगा, अक्टूबर में हुआ तो फेब तक जाएगा ही जाएगा, और वो मार्च में हुआ। तो मेरे को इतना पता था, बस मैंने क्या किया कि मैं लिखना स्टार्ट किया कि हर ऑप्शनल की एक सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है कि आपको उस ऑप्शनल को उस तरीके से लिखना आना चाहिए। यू कैन नॉट राइट एवरी ऑप्शनल विद सिमिलर वे। तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया, टॉपर्स की कॉपीज उठाई, उनको देखा। और टॉपर्स भी ये नहीं कि जो 250, 260, 270, मैंने टॉपर्स भी वो देखे जो 320 के अबव थे। मैंने कहा अगर मैं इनको फॉलो भी करूँगा तो समवेयर वही बात है कि अगर आप दूर का सोचो तो कहीं पास में। तो मैंने कहा अगर ये 227, 240, 230 इतने ले सकते हैं तो मैं भी अगर इनको फॉलो करूँगा 290, 300 तक तो टच कर लूँगा। तो मैंने सिर्फ उनका ऑप्टिक्स पे काम किया कि हाउ आंसर हैव टू बी रिटन, और आंसर की जो डिमांड थी फिर उस आंसर की डिमांड पे अपना कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट किया। और सर फिर उसके बाद तो एंथ्रोपोलॉजी को मैंने 10-10, 12-12 घंटे भी दिए। मतलब कभी भी किसी को ये फ्लॉन्ट नहीं किया कि हाँ मैं इतना एंथ्रोपोलॉजी, हमेशा यही बोला। आज जाके बोलता हूँ कि हाँ मैंने एंथ्रो में बहुत मेहनत की, क्योंकि उससे पहले बोलता तो नहीं कोई मानता, बट एंथ्रोपोलॉजी में मैंने हर वो चीज़ की जो पॉसिबल थी। लोग एक बुक पढ़ते हैं सर, अक्षत सर की, हाँ उनकी एक बुक पढ़ते हैं। मैंने सर मतलब उसके लिए कम से कम नहीं तो अक्षत जैन की बुक को रटा, लाइन बाय लाइन रटा। विवेक भस्मे सर की बुक को लाइन बाय लाइन रटा। उसके बाद एक और नोट्स थे, वो थे 4 कॉपीज थी उनकी। ब्रेन ट्री तो नहीं था? नहीं सर ब्रेन ट्री नहीं, मैंने मतलब नोट्स तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया। वो बहुत अच्छे, बहुत रिफाइंड नोट्स थे। अभी मेरे को वो 4 बुक्स लगी माँ मैम के। तो ये 3 सोर्सेज को मैंने ऐसे पकड़ा, और उसके बाद मैंने एंथ्रोपोलॉजी के टॉपर्स के आंसर्स निकाले। कोई 600-700 आंसर्स थे जो टॉपर्स की मेरे को कॉपीज़ मिली, उसमें 600-700 क्वेश्चन थे। मैंने उन सारे क्वेश्चंस को ना डेली लिखना स्टार्ट कर दिया। 600-700 क्वेश्चंस? हाँ जी सर, सारे लिख दिए आपने? सारे। उसके अलावा ये बुक्स में भी जितने थे ये सब रट लिए थे। मैंने किसी को मतलब ये उस टाइम पे फ्लॉन्ट नहीं किया। और मैं जीएस नहीं कर रहा था ऑनेस्टली, मैं जीएस को सिर्फ लिखने तक कर रहा था और 3 घंटे दिन के देता था। तो आपने वो वाला कर दिया, वो मैनिफेस्टेशन ऑफ वो शेर है ना,
कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ, अब 700 क्वेश्चन लिख दिए तो पुराने ने बोला भाई बस कर, दे देता हूँ इस बार तुझे, रैंक कितना लिखेगा। तो बस वही था सर, मतलब उसमें मैंने इतना ज़्यादा फिर मैंने कहा कि अगर लिया है, अगर ओखली पे सिर डाला तो अच्छे से निकालना है। तो उसमें फिर वही था कि उन्हीं आंसर्स को उनके तरीके से कि जैसे उन्होंने लिखा है फिर अपना कंटेंट उसमें डालता था, क्योंकि ऑप्टिक्स के मार्क्स हैं सर। अगर आप जितना मर्जी कंटेंट लिख दो, अगर आप उसे छुपा दोगे ना, एक ही पेज पे भर दोगे ऐसे और अगले को नहीं दिख रहा, नोबडी इज गोइंग टू गिव, मतलब इवैल्यूएटर को भी दिखना चाहिए ना कि तुम क्या लिख रहे हो। तो ऑप्टिक्स से क्या मतलब है आपका? सर ऑप्टिक्स मतलब हर कोई ऑप्टिक्स नहीं समझेगा, मैं मतलब ये मेरा कीवर्ड है, मैं जिसे ऑप्टिक्स बोलता हूँ, दैट इज प्रेजेंटेशन। आप आंसर कैसा लिख रहे हो ऐसा दिखना चाहिए, आपके पास बहुत कंटेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। स्ट्रक्चर इन द सेंस की इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ये, या फिर किस वे में आप अरेंज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, किस वे में आप इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर रहे हो, वो सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछ रहा है। आपके पास उसके सर हम पढ़ते हैं 2000 वर्ड्स, हम 3000 वर्ड्स पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं और उन 250 वर्ड्स में बेस्ट 250 वर्ड्स लिखने हैं। सो यू शुड बी प्रिपेयर कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी और उसे वहाँ पर कहाँ पर कैसे दिखेगी, और उसे उसी तरीके से वो दिखनी चाहिए। अगर आप जहाँ पर पॉइंट्स में रिक्वायर्ड था, अगर आप फ्लो चार्ट बना दोगे वो क्वेश्चन वेस्ट हो गया। बट जहाँ पर कोई चीज़ फ्लो चार्ट में आप बता सकते हो कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक क्वेश्चन का ना वो एक डिमांड पूछता है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एक होती है, बट आपको बताना होता है कि इसकी और इसके साथ कैसे लिंकेजेस हैं, और वो चीज़ को लिंक करने के लिए वो सिर्फ एक कीवर्ड दे देते हैं, उसके बाद लिखो आंसर 2 पेज का। देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करते हो और जो बेस्ट कंटेंट है। ऐसा नहीं कि अब क्वेश्चन कल्चरल रिलेटिविज्म में आया तो मैं सिर्फ कल्चरल रिलेटिविज्म लिख दूँ, उसकी सेकंड डायमेंशन लिखना रिक्वायर्ड है, थर्ड डायमेंशन लिखना रिक्वायर्ड है कि उसका लिंकेज आपका पॉइंट बहुत मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, आपका आंसर बहुत मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, सिर्फ कल्चरल रिलेटिविज्म तक नहीं रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। और ये मैंने टॉपर्स के आंसर्स में देखा कि दे प्ले वेरी स्मार्टली कि वो केस स्टडीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, किसी ने केस स्टडी की हुई है वो उसे इंक्लूड करके बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ है यार, ये चीज़ कल्चरल रिलेटिविज्म के लिए ये 3 लोगों ने कहीं ना कहीं स्टडी की है, इन 3 लोगों ने स्टडी किया है। नॉर्मल क्या होगा, वो पॉइंट्स में ही लिख देगा, नहीं बॉक्स बना के डिफरेंटली केस स्टडीज़ विद रिस्पेक्ट टू कल्चरल रिलेटिविज्म, और वो उसे भी तभी दिखेगा ना, ऑप्टिक्स के मार्क्स तभी उसे मिलेंगे। अगर आप बीच में कहीं छुपा दोगे वो नहीं दिख रहा। जहाँ पर फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट है कि भाई आर्कियोलॉजी का कोई क्वेश्चन है तो यू हैव टू मेक ए डायग्राम, हर कोई बना रहा है, बट डायग्राम के साथ आप क्या वो चीज़ बना रहे हो कि उस लोकेशन में क्या क्या किस किस ने और लोगों ने स्टडीज़ की, और इसका सोशल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है इस चीज़ का, वो कोई लिख रहा है। मतलब हर आंसर में सर मतलब इतने मल्टी डायमेंशनल करता था ना कि जीएस में तो सर छोड़ ही दो, जीएस में वो एक पॉइंट पूछ रहे हैं ना फॉर एग्जांपल कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड हैं वो तो लिखना ही है। उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं नहीं करने में, क्या क्या कमेटी की रिकमेंडेशंस रही, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कॉमन लॉज बोलते हैं, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रही, ये 2 पेज में सम अप करने के लिए यू नीड प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस सर आंसर राइटिंग से ही आती है। मतलब कभी भी मेरे को नहीं लगेगा कि विदाउट प्रैक्टिस, वही है सर प्रैक्टिस इसीलिए हम करते हैं कि वो लास्ट में यू स्वेट और यू ब्लीड लेस इन वॉर हाँ। इफ यू स्वेट मोर इन प्रैक्टिस। ट्रू। लेकिन इतने ज़्यादा डायमेंशंस पहली बार ही जब ऑप्शनल पढ़ रहा है इंसान उसमें तो नहीं आएंगे। क्या उसका जो आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स थे और सोशियोलॉजी था इन पर्टिकुलर, उसका फ़ायदा हुआ इसमें? सर ये तो मैं डायमेंशन एक्सप्लोर करने के लिए ट्रू, एटलीस्ट। ट्रू। मैं ये चीज़ को मतलब हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि सोशियोलॉजी ने मेरे को एक बहुत डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग दिया था, बहुत डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग, जो आई थिंक मतलब अब पेपर 2 वो इज़ मोर और लेस डायनेमिक एंथ्रोपोलॉजी में, और 60% ऑफ द सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी इज़ देयर इन एंथ्रोपोलॉजी, और 60 में 100% ये बोलूँगा कि 100% ऑफ द आंसर राइटिंग स्किल्स ऑफ माई सोशियोलॉजी वर्कड इन माई एंथ्रोपोलॉजी। क्योंकि मैं जब देख रहा था कि ये चीज़ डाल रहे हैं वो हम सोशियोलॉजी में थिंकर्स डालते थे, यहाँ पर केस स्टडीज़ के बेसिस पर डालते हैं और उन्हीं केस स्टडीज़ को डिफरेंटली शो करते हैं और करंट में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर ट्राइबल राइट्स की बात थी, तो अगर ट्राइबल राइट्स का क्वेश्चन है कि भाई ट्राइबल्स क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, सिर्फ चैलेंजेस लिखने तक नहीं, सॉल्यूशंस अपने देने हैं, सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने खाका कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस रही और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए और क्या और स्टेप्स लेने चाहिए। क्वेश्चन वहीं पर सम अप हो गया था, बट उसके बाद उसे कैसे आगे मोटिव लेके जाना था 2 पेज में। और ये ऐसा नहीं कि आप 10-10, 11-11, 15-15 पॉइंट डालो, नहीं, दिखाओ, कम लिखो, दिखाओ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट ऊपर रखो, पॉइंट्स की सीक्वेंसिंग करो और उसके बाद लिखो। अब एंथ्रोपोलॉजी सर मतलब मैं एक चीज़ और बोलूँगा, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट सब्जेक्ट सर। अब आप मेरे को देखो, मैंने तो 3 बुक्स 3 सोर्सेज को, इसके बाद भी सर और भी सोर्सेज किए हैं,
मतलब जिनको मेरे को लगता है मैंने अपराजिता मैम के सारे वीडियोस को मैं बैक टू बैक देखता था डेली। आर्यन मैम? हाँ जी, उनके वीडियोस को मैं बैक टू बैक देखता था बिकॉज दे आर वेरी गुड, दे आर लिटरली वेरी गुड, दे आर ग्रेट वीडियोस। मतलब मैं खुद उन चीज़ों, मतलब मैंने मैम को भी एक बारी पर्सनली भी टेक्स्ट करके मतलब डाला था कि आई हैव रियली गॉट समथिंग गुड। और वो चीज़ सर बहुत अच्छे से वर्क की मेरे लिए। मैं उनकी वीडियोस को जब मैं पार्क में जाता, क्योंकि डेली मेरा फिजिकल एक्टिविटीज़, मैं उस वीडियो को डेली देखता था। जो टॉपिक मैंने अगले दिन पढ़ना, मैं पहले उन वीडियोस में से बस क्रक्स ले लेता था। और उन्होंने इतने अच्छे समझाया कि यू नीड नॉट टू वरी, और उसके बाद क्या करना, जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने डालने हैं वो मैं डाल लेता। पेपर 1 के लिए उन्होंने होलिस्टिकली सर पूरा का पूरा पेपर 1 कवर किया। किसी ने भी पढ़ना, मतलब मेरे को नहीं लगता उससे ज़्यादा ईजियर कोई सोर्स हो सकता है। और उसी में था कि मैंने तो बहुत ज़्यादा किया। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करो एक बुक के साथ, विच इज़ आई थिंक विवेक भस्मे सर की बुक मोर देन सफिशिएंट है, वो नहीं करने थे, देन गो फॉर लघिमा तिवारी मैम्स नोट्स। अक्षत जैन की मेरे को एक फ्लॉ लगा, अक्षत जैन सर की जो बुक का एक फ्लॉ लगा कि उसमें कंटेंट बहुत कम है। यू हैव टू ऐड समवेयर, मतलब उनकी बुक में कुछ ऐड कर लो, बट वो नोट्स बहुत अच्छे। लास्ट मिनट में अगर जब मैंने एग्जाम से पहले जाना था कुछ दिन पहले, देन आई कैन नॉट रीड एनी अदर सोर्स, वो मेरे नोट्स बन गए थे लास्ट के। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट विद सम बल्कियर थिंग, और उसमें फिर वो ऐड करते जाओ, जो जो अक्षत सर के नोट्स में आप ऐड कर सकते हो, बस उसमें वो ऐड कर लो। बिकॉज इतने में वो 4-5 लाइन है, बट मेंस लिखने से पहले, क्योंकि एक हिसाब से वो इंडेक्स बन जाता है कि कहाँ कहाँ मुझे जाना है, किस डायरेक्शन में। ट्रू, मतलब फाउंडेशन वो है, उस पर बिल्डअप आपको बिल्डिंग करनी पड़ेगी। हाँ ट्रू। बस ये है कि लास्ट के लिए आपके पास इतने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ना। सर मेरा एक पेज था, एक पेज के ऊपर ना 70 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक पेज के ऊपर 70 पॉइंट, और वो सारे के सारे जीएस के पॉइंट्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का जब पेपर, मतलब IR GS2 का पेपर, जब IR का पेपर था, तो IR के पेपर में इतने पॉइंट्स लिखे हुए ना, उसे बस सेग्रीगेट करना और अपने दिमाग में एक माइंड मैप बनाया हुआ है कि हर कंट्री के साथ कौन कौन सा पॉइंट जाएगा। बट वो सारा का सारा लास्ट मोमेंट से पहले आपने ज़रूर देखना है। मतलब एग्जामिनेशन हॉल एंटर होने से पहले ना कुछ चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड हैं जो करनी है, और उसमें आते हैं आपके कि आपने कौन से पॉइंट्स अंदर लेके जाने हैं। क्योंकि लास्ट मिनट में अगर आपने वो चीज़ देख ली है ना, वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होते सर क्लिक कर जाएगी। अगर आपने छोड़ दी है तो वो रह जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सर, और ये चीज़ भी सर मैंने किसी और से सीखी थी कि मेरा फ्रेंड है, वो ही इज़ एन IPS ऑफिसर इन, ही इज़ प्रेजेंटली इन राजस्थान कैडर। उसने हमेशा मेरे को ये बोला, पाजी लास्ट के मोमेंट में आपको यू नीड शॉर्ट नोट्स, जो आप ऐसे देखते जाओ, और एग्जामिनेशन हॉल एंटर होने से पहले भी देखो कि आप देखते जाओ वो पॉइंट्स को बार बार देखते जाओ, ताकि जैसे ही एंटर हो और वैसे ही रिकॉल। 3-4 क्वेश्चन में तो आपको वो मदद करेगा ही करेगा। तो उसी वे में मैंने उसको प्रॉपरली हमेशा से रखा कि शॉर्ट नोट्स बना लिए, उस अक्षत सर की बुक बन गई, और जो जो चीज़ें मैंने विवेक भस्मे सर में से, और या लघिमा तिवारी मैम के नोट्स में से, या अपराजिता मैम के वीडियोस में से जो जो भी चीज़ें उतारनी थी, मैंने उधर उतार ली। और उन लास्ट को, मतलब लास्ट के 4 दिन में, मतलब उन्हीं को क्रैम करता रहा, बिकॉज GS आई वॉज गुड विद, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, GS आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल विद। मैंने इस मेंस में बहुत कम GS की प्रिपरेशन की, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन सो मच इनटू माय GS प्रिपरेशन, तो आई वेंट विद ऑप्शनल ओनली। अच्छा, एक स्पेशल चीज़ आपने एक और की थी इस बारी, आपने तो एग्जाम से 10 दिन पहले ही पढ़ना शुरू किया था। सर उसके बारे में भी बता दो। मेंस के पहले 10 दिन पहले शुरू करना तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था ये भी एक हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है आपने जितनी मेहनत पहले की थी उस हिसाब से आपके वो सबकॉन्शियस में तो था ही। हाँ ट्रू। अब उसको बस बाहर निकालना था। ट्रू। ऑप्शनल भी आपने रगड़ा दे दिया था, वो अलग बात थी कि 18 जनवरी तक मैं दे चुका था, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। मेरे को लगा कि अब पेपर तो होना नहीं है। और मेन शायद मार्च एंडिंग में था। मार्च एंडिंग में था, और अप्रैल के कुछ फर्स्ट वीक में। ऐसा हुआ एक्चुअली सर, मेरा लास्ट अटेम्प्ट अभी UPSC का बचा था, तो आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज कि मैं अब KS के साथ नहीं जाऊँगा, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट 1 अटेम्प्ट विद UPSC, और जिसमें मैंने अब हर चीज़, अगर इतना बड़ा पहाड़ तैयार किया तो एक बार ही साथ में लेके चल जाऊँ। तो मैंने क्या किया, जब इनकी आई नोटिफिकेशन आई डेट शीट की, इट वाज 4 मार्च, मैंने तब तक बंद कर दिया हुआ था। मैंने आई स्टार्टेड विद माय प्रीलिम्स। आपको तो पता है उस दिन मैंने आपको बोला सर मैं सब बंद कर रहा हूँ, और 4 मार्च को भी जब हमारी बात हुई तो आपने कहा कि वाई यू आर नॉट गिविंग दिस। तो मेरा तो तब प्लान था 18 मार्च 19 मार्च, सब निकल रहे थे, सब बोल रहे थे कि नहीं दे दो जाके लिख दो। मैं अपना प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था। इवन मेरा हर फ्रेंड, मेरे मदर, मेरे फ्रेंड सारे, मतलब मेरे को बहुत फोर्स कर रहे थे, वाई यू आर नॉट गिविंग। मैंने कहा कि यार अब मैंने UPSC का अब 2 महीने रह गए हैं, मार्च हो गया, अप्रैल और मई में एग्ज़ाम था। बिकॉज तब तक उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन आया। तब मैंने कहा यार अब तो मेरे को दिन मिल गया है, अब 20 दिन जो आगे किया है एग्ज़ाम, तो अब नाउ आई कैन गो विद इट। और वो आई थिंक सर वो 10 भी नहीं थे, 4.5 दिन थे। मतलब 18 जनवरी के टिल 4 दिन पहले एग्जाम के आपने कुछ नहीं पढ़ा? नहीं, 4.5 दिन सर। 4.5 दिन पहले।
मतलब एक दिन शाम को ऐसे ही बैठा हुआ था, 5:55 हुए तो आप आगे कुछ बोलो इससे पहले मैं बोलूं प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। हाँ, जो लोग प्रिपेयर ये कर रहे हैं बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है भाई। प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। प्रोफेशनल्स करते हैं, उनको पता होता है कैसे हैंडल करना। आप इस चक्कर में नहीं पड़ना कि सर ने क्वालिफाई कर दिया हम भी 4.5 दिन पहले पढ़ेंगे। नहीं प्लीज नहीं, कंटिन्यू। क्योंकि वो मैं पिछले 8 साल से चल रहा था, ऐसा नहीं था मैं इवैल्यूएशंस कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, वो सारी चीज़ें बैक ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में। एक ना सिगमंड फ्रॉइड का वो है सब अनकॉन्शियस माइंड, जब वूम में होते हैं तब हम बहुत हिलते हैं, और सपनों में जब कभी हम हिलने की कोशिश करते हैं वो सेम अनकॉन्शियस माइंड का ही मैनिफेस्टेशन होता है। तो मेरे साथ भी यही था, सब प्रैक्टिस की हुई थी, 18 जनवरी तक बहुत प्रैक्टिस की हुई थी और हर चीज़ ट्रेंड थी, बस वो सिर्फ ये था कि रिवीजन कम की थी लास्ट मिनट में जो होती है। तो जब 4.5 दिन पहले मेरे को लगा कि यार दे देता हूँ, चल ठीक है, कुछ 13 दिन की बात है, अब तो एग्ज़ाम भी आगे हो गया, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। और उसके बाद मैंने ऑप्शनल की उन 3-4 दिन में भी पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 की 3 रीडिंग्स की और पेपर 2 की मैंने 1 रीडिंग की, और उसके बाद पूरा नोट्स ऐसे बना दिए थे आपने कि 3 दिन में पूरा हो गया? करेक्ट। नोट्स नहीं भी बने होते सर, मतलब दिमाग में ही उनको ऐसा डाल दिया था कि आई वॉज कम्फर्टेबल विद कि येस आई हैव डन दिस और हो जाएगा। 3 दिन में मैंने पहले 2 दिन में तो मैंने 1 रीडिंग पूरी कर दी थी। आज शाम को स्टार्ट किया, अगले दिन 3rd डे मॉर्निंग तक। और इसमें भी सर मतलब ऐसा नहीं कि आई हैव अदर ऑब्लिगेशंस टू, मैंने उनको भी पूरा किया, बट वो 3 दिन में मैंने 3 बारी पेपर 1 की 2.5-3 बारी कर दी थी। और उसके बाद जब जीएस के पेपर भी स्टार्ट हुए तो ऐसा हो रहा था एक दिन में 1 हो रहा था, तो मैं क्या करता था, जो उसमें भी टाइम मिल रहा था उसमें भी ऑप्शनल को रिवाइज कर रहा था, बिकॉज आई न्यू कि जीएस तो आप कर लूँगा, आई कैन मैनेज जीएस बिकॉज आई हैव अ वेरी शॉर्ट क्रिस्प नोट्स, और उनको बस पेपर जाने से 2-3 घंटे पहले देख लेता था और सारे के सारे पॉइंट्स। मतलब सर वही होता है ना, आंसर राइटिंग मैंने इतनी की है ना, मतलब आप खुद मतलब अभी आप सोचोगे कि क्या बोल रहा है। 2016 में जब मैंने 2017 में जब स्टार्ट किया था ना सर, तब से मैं पहले दिन से आंसर्स लिख रहा हूँ। जब तंग होना ना आंसर्स लिखना, मैंने एसेज इतने इवैल्यूएट किया ना, मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर किया मतलब यूपीएससी के एसेज में, तो मेरे को नहीं लगता 100 पार करना इतना इजी रहा है आज के टाइम पे। और मैंने उसमें मतलब बहुत ऊपर अच्छे से मतलब कंफर्टेबली, और मैं कोई ऐसे भी नहीं लिखता था, मैं सिर्फ इवैल्यूएशन करता था इनसाइट्स के लिए, बैंगलोर के लिए। तो इतने इवैल्यूएशन की हुई थी कि मेरे को पता था कि जो चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगेगी ना पढ़ने में, वो मैं लिखूँगा नहीं। मैं हर एक को यही बोलता हूँ कि पढ़ो, पहले टॉपर्स के आंसर पढ़ो और लिखो, उन्हीं को देख के लिखो चाहे, बट लिखो। और इससे क्या होता है कि आपके माइंड में कहीं ना फिट हो जाता है कि जो चीज़ मेरे को नहीं पढ़ने में अच्छी लगी थी ना इवैल्यूएशन करते, वो मैं भी नहीं लिखूंगा। और वही चीज़ मेरे को हमेशा स्टॉप करती थी। सर मैंने यूपीएससी में भी जब हाईएस्ट स्कोर किया ना, तब भी मैंने कोई ऐसे नहीं लिखा था, ऑनेस्टली सर मैंने कोई ऐसे नहीं लिखा था। एक दिन पहले बैठ के दोबारा से आराम से अपने आप को सोचा, वही एग्जाम्पल्स क्रैम की और वैसे ही जाके लिख दिया। और लिटरली सर आज की डेट पे मतलब अगर आपको तो पता है 85-95 इतना स्कोर चल रहा है एसए का, एंड उस साल भी मेरे को 116 स्कोर मिला था यूपीएससी में भी, एसए में भी, तो विच इज़ प्रिटी मच डिसेंट स्कोर। आज के टाइम पे 85 के आसपास बैठे हैं, बट वही था कि इवैल्यूएशन इतनी की थी कि पता था कि भाई हाँ ऐसे करना है। तो वो सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड में पता थी कि ऐसे हो जाएगा, जीएस 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। और उनकी आंसर राइटिंग इतनी की हुई थी कि सर उसमें तो मतलब मैं बोलूँगा कि हज़ारों के हिसाब से मैंने सुनिया की टेस्ट सीरीज़ भी लिखी थी पूरी इसी साल। आपको तो सारी इवैल्यूएशंस करवाई थी, हर चीज़, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिखता था, मैंने सारा कुछ लिखा। टेस्ट मैं ज़रूर लिखता था, मेंस के आंसर राइटिंग पे मैंने बहुत फोर्स रखा कि डेली। और मैं ऐसे करता था, टॉपर की कॉपी उठाता था और उन्हीं के क्वेश्चंस पहले लिखता था, अपने को उनके साथ इवैल्यूएट करता था। आई बिकम इवैल्यूएटर व्हेन आई एम इवैल्यूएटिंग माई कॉपी, और उसी टाइम पे देखता था कि उसने क्या लिखा है, तूने ये चीज़ नहीं लिखी, ये ऐड करी। और वो कहीं ना कहीं सर हेल्प करती है। अब छोटा सा क्वेश्चन मैनग्रूव्स का, कहीं मैंने टॉपर्स का लिखा होगा, पेपर में डायरेक्टली आया, 15 पॉइंट लिख दिए। ये मैंने बात देखी, आपने फीडबैक बहुत लिया है, फीडबैक लूप लगा के रखा आपने। सर आपके पास तो मतलब भागता हो, मतलब आपको पता ही है कि मैं फीडबैक के लिए बहुत भागता हूँ, अपने साथ भी। और अगर मेरे को कोई और भी बता रहा है, मैं कभी नहीं जज करता कि शायद ये अरे इसको क्या आता होगा। सर आपको कोई भी आपको कुछ ये बात सही है, बड़ी बात मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँ कि एक पॉइंट पे आके मैं गुरशन को बोलता कि हम तो क्या ही सिखा सकते हैं, मतलब देयर इज नथिंग लेफ्ट, यू नो एवरीथिंग। तो यू ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग, बट स्टिल यू आर हम्बल इनफ एवरी टाइम कि यार एक और शख्स हैं, आप पता नहीं मिले हो, उनसे नहीं मिले हो, अमित खजूरिया सर से मिले हो आप? नहीं सर। अमित खजूरिया सर रैंक 91 थे या क्या थे 2021 में, हमारे फैकल्टी भी रहे। उनका भी यही था,
उनका था कि आई डोंट नो एनी पर्सन, क्योंकि वो 2013 से शुरू किया था प्रिपरेशन करना उन्होंने, एंड उनकी आदत है वो इंफॉर्मेशन कंजम्पशन उनकी बहुत ज़्यादा है, मतलब सिर्फ इस एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं, उनको कोई भी बुक पकड़ा दो, कोई भी चीज़ पकड़ा दो। बायोलॉजी वो पढ़ाया करते थे नीट स्टूडेंट्स को, यूपीएससी में वो एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ाते थे, एथिक्स भी पढ़ाते थे, इकोनॉमी भी पढ़ाते थे, नौकरी भी करते थे, मेंटोरशिप भी करते थे। तो उनका था कि वो इन्फॉर्मेशन कंजप्शन का बहुत ज़्यादा था, तो कभी भी कोई बात होती थी उनसे तो हम पूछते थे सर कि उनको सुन के लग जाता था कि इनको बहुत नॉलेज है अदर, लेकिन फिर भी कभी मैं बोलूँ ना सर मैंने ये चीज़ पढ़ी है, बताना ज़रा क्या पढ़ा आपने, मतलब ऐसा नहीं कि वो ट्रू लिटरली ही वाज क्यूरियस कि मुझे बताया, मुझे पता जल्दी यार। ट्रू। तो उनका भी यही था और मुझे लगता है आपका भी यही है सर, यही मतलब कभी भी फीडबैक के लिए ना, मतलब ऐसे मैं हमेशा, आपने कभी सोचा ही नहीं कि यार मुझे तो आता है, मुझे क्या सुनना है इसके बारे में? कभी नहीं, मैं हमेशा इस चीज़ में ग्राउंडेड रहा हूँ कि मेरे को कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिल सकता है और किसी से भी मिल सकता है सर, किसी से भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इतने साल प्रिपरेशन कर लिया, मैं आज भी बोलूँगा, मैं हर एक को बहुत अच्छे से बोलता हूँ कि यार तुम्हें मेरे से ज़्यादा आता है। स्टिल आफ्टर डूइंग दिस, मतलब इतना एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के बाद मैं हर एक को बोलता है यार तुम्हें मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बिकॉज जब तक मैनिफेस्टेशन ऑफ इनविजिबल नहीं होगा टिल दैट पॉइंट यू कैन नॉट क्लेम कि नहीं मेरे को बहुत आता है। और आज भी मैं नहीं क्लेम करूँगा कि मेरे को बहुत एंथ्रोपोलॉजी आती है, मेरे से बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं सर एंथ्रोपोलॉजी में। बट वही था कि उसको इतने अच्छे तरीके से इतने टाइम में कर दिया था ना, बस वो 3-4 दिन में मैंने कंटिन्यूसली उस लूप में रखा। पेपर्स के टाइम पे भी शाम को बैठ जाता था, शाम से शुरू करनी एंथ्रोपोलॉजी को, रात के 9-10 बजे तक करना, फिर रात को 2 बजे उठ जाना। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ 6 महीने पहले तलवार चलाने का फ़ायदा नहीं है जंग से, और उस टाइम पे अपनी पीक दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब जंग है उस टाइम पे आपकी बॉडी को इतना आपका साथ देना ना, देन यू हैव टू ब्लीड, लिटरली यू हैव टू ब्लीड बिफोर एग्जामिनेशंस। तब आप 3 घंटे सो के भी आपकी बॉडी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस चीज़ को सस्टेन कर सको। 10 दिन आप कैफीन के डोज अगर ले रहे हो देन योर बॉडी शुड सस्टेन इट। इसीलिए मैं कंटिन्यूसली वर्कआउट डेली, 1 घंटा मैं रनिंग डेली करता था, जो मर्जी हो जाए जब तक एग्जाम नहीं आए। बट चाहे लो फेज हो, हाई फेज हो, परेशानी हो, एवरी टाइम फिजिकल वर्कआउट मेरा डेली रहता था। 5 से 6 मैंने डेली पार्क में जाना, और पार्क भी मैंने ऐसा चूज़ किया था जहाँ पर मेरे को सच में मोटिवेशन मिलती थी। आई यूज़ टू गो टू गांधीनगर पार्क, वहाँ पर सारे ना जितने भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स, जितने भी IAS ऑफिसर्स के क्वार्टर्स हैं, आगे पीछे शाम को 5 बजे के बाद ना वहाँ पर कार्स आनी शुरू हो जाती हैं, सारे ऑफिसर्स वापस आने लग जाते हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं उस पार्क के जस्ट मतलब उसके सामने। आज मतलब इसके बाद शायद वहाँ पर भी रश बढ़े, बट मैं डेली वहाँ पर जाके 1 घंटा रनिंग वॉक डेली करता था, और अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेंथ देता था कि अगर मेरे को एक्सट्रीम टाइम पे ज़्यादा भी करना पड़े सस्टेन, तो मेरी बॉडी करे। और वही चीज़ वर्क करती है। तब 3-3 घंटे जाग के भी बॉडी फिर आपको हेल्प करती है कि ठीक है, और वो कितने दिन तक कर रहा है वो आपको देखना है। उसके लिए प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है एट द एंड। क्योंकि अगर आप एट द एंड जब लास्ट के कुछ दिन है, जैसे प्रीलिम्स पास है, तो इस टाइम पे आपको पीक निकालनी है। इस टाइम पे अगर आप बोलो कि आप 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, अगर आप 6 महीने पहले बोल रहे हो, 7 महीने पहले बोल रहे हो कि आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, 6-7 घंटे घूम फिर रहे हो, इट्स ओके। कंटिन्यूसली डेली ऐसा होना चाहिए कि 6-7 घंटे पढ़ लिए और ठीक है, उसके बाद करो एंजॉय। बट जब एग्जामिनेशन सिर पे है, देन यू हैव टू स्टडी फॉर 16-17 आवर्स। मतलब ऐसा है कि मैं एक महीना तो सुबह 7 बजे शुरू करता था, रात को 12 बजे ही ख़त्म करता था। और 12 से 1, 7 बजे इसलिए बोला मैं सिर्फ 6 घंटे सोता था, 12 से 1 घंटा डेली मैंने यूट्यूब चलाना ही चलाना। चाहे वो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले हो। पहले मैं PUBG खेलता था, फिर मेरे को लगा इसके एडिक्शन ज़्यादा है, देन आई वेंट इनटू कि मैं व्लॉग्स देखता था या कोई मूवी देखनी। साउथ इंडियन मूवीज़ तो मैंने सर सारी देखी हैं, सारी, वो बैक टू बैक 1 घंटे। हर कोई बोलता है दैट वाज योर लिटिल विंडो ऑफ एंजॉयमेंट। हाँ, बिकॉज रिवॉर्ड करना भी रिक्वायर्ड है। अगर मैं अगर बर्नआउट हो गया तो देन आई कैन नॉट परफॉर्म नेक्स्ट डे। मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए 11-12 बजे तक बेड पे जाके पूरा 1 घंटा देखना, और 1 घंटे तक फिर वो लास्ट में, क्योंकि आपका ऐसे होता है अगर आप बिना कुछ देखे सो जाओगे ना और अपने आप को बोलोगे नहीं आई विल सेक्रीफाइस माई सेल्फ, सर वो सेक्रीफाइस सिर्फ 1 दिन के लिए होगा, वो बार बार नहीं होगा। सेक्रीफाइस अगर आपको करना है लॉन्ग टर्म में, तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे से करना है। तो रात को 12 से 1 डेली जो मर्जी हो जाए जागना, और उस टाइम पे फिर अपना अच्छे से यूट्यूब देखना, अपने आप को सेटिस्फाई करना। हाँ देख लिया, वो 1.5 के सर 1 से 1.5 भी होता था, और कभी कभी 2 भी होता था, बट स्टिल सुबह 7 मतलब 7। डिसिप्लिन वॉज एवरी टाइम देयर, बिकॉज मोटिवेशन विल लास्ट ओनली फॉर 1 डे। सर मैं आपके पास आऊँगा, आज मोटिवेशन लूँगा, आज देखेंगे ये सब, आज 1 या 2 दिन की मोटिवेशन होगी। डिसिप्लिन जो है सर वो यही एग्ज़ाम को क्रैक करने का बेसिक फंडामेंटल है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है आप ज़रूर क्रैक करोगे। डिसिप्लिन क्या कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, दिस इज़ माई टाइम। उस टाइम पे सर मैं ऑनेस्टली सच बोलूँगा, आपको किसी को नहीं एंटरटेन करना, किसी को नहीं। आप अपने कॉल को नहीं एंटरटेन कर सकते।
मेरे को एक चीज़ पता थी, दुनिया मेरी चलेगी। और आपका सुबह लॉजिक भी था कि आधा दिन आप मोबाइल ऑफ रखते थे। हाँ सर, ऑफ तो आधा दिन क्या, मेरे को ये पता था कि दुनिया, मैं एक बहुत छोटा सा हूँ, दुनिया मेरे बिना भी चलेगी और चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। अगर मैं फ़ोन नहीं भी उठाऊंगा ना 4 लोगों का तो चलेगी, बट मैं अगर अभी फ़ोन उठाऊंगा अपने पढ़ाई के टाइम पे, देन इट इज़, मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ। तो मैं एक ही चीज़ करता था कि मैं 50-10 के सेशन रखता था, 50 मिनट्स पढ़ना और 10 मिनट में मैंने जो सोचना है, जो मैंने करना है, वो मैंने 10 मिनट में वो कर देना। और ऐसे ही करते करते 12-13 सेशन में डेली के रखता था कि मैं 13 तक पहुँच जाऊँ। 13 वॉज माई एम पूरे साल। मैं 6 घंटे तो मतलब बहुत हम्बल होके बोला, 6 घंटे ऐसा नहीं था। सुबह स्टार्ट करता था 7 बजे, रात के 12 बजे तक 13 सेशन में करने की कोशिश करता था। उसमें 10 मिनट, कभी वो 10 के 12 भी होते थे, बट मेरी स्टॉप वॉच हर एक को पता है, हर कोई बोलता था स्टॉप वॉच। मैं हमेशा, मेरी फ्रेंड और मतलब एक चीज़ हमेशा परमानेंट थी कि ब्रेक पे ब्रेक लगनी चाहिए। अगर 10 मिनट की ब्रेक है तो इस पर भी ब्रेक होनी चाहिए कि हो गया, दैट्स इट, यू आर डन विद दिस। तो चलिए वापस चलिए, अब अंदर अपनी तशरीफ वहाँ पर रखिए और शुरू हो जाइए। और 50 मिनट सर ऐसे होते थे, मतलब हाई इंटेंसिटी, बहुत हाई इंटेंसिटी सर। मतलब उस टाइम टाइम पे रूल भी है शायद, क्या रूल बोलते हैं इसको? पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। और right, सर वो 50 मिनट में कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा होता था कि आप भाग रहे हो, मतलब इतनी तेज़ भाग रहे हो। और उस टाइम पे आपकी सर सच में आपको पता होता है कि अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ये टारगेट दे दिया हुआ 50 मिनट का, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए सर फिर कोई थॉट नहीं आता दिमाग में। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, फिर कोई थॉट नहीं आता। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी पढ़ते हैं कि टॉपिक ले लिया, नहीं, मैं पेज के ऊपर टाइम देता था कि 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा पेज रीड करना मैंने, 1 मिनट 1.5 मिनट, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इतना सिलेबस है, आप नहीं फिनिश कर सकते, आप नहीं उसे वाइंड अप कर सकते। यू हैव टू सिट विद दैट सिलेबस। आपको उस टेक्निक में 50 मिनट स्टार्ट हो गए तो बस ना किसी को देखना, ना कहीं देखना, अपनी बुक्स की तरफ नीचे, और 50 मिनट हर पेज के ऊपर भी टाइम की। मैंने इस पेज पे कितना, स्टॉप वॉच जो सामने चलती थी मेरी, आज भी मैं साथ में लेके चलता था। लोग सारे लाइब्रेरी में बोलते थे ये स्टॉप वॉच क्या करनी है, इतना अपने आप को थोड़ा ना तसिया देना। बट आज वो तसिया लिटरली वो हुआ, मतलब ख़त्म हुआ। बट वो स्टॉप वॉच 50 मिनट कहीं नहीं देखना, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, वो स्विच ऑफ रहेगा फ़ोन। और उसके बाद फिर मैं 4-5 घंटे के बाद ही ऑन करता है, क्योंकि मेरे को पता अगर मैं 10 मिनट में ऑन किया तो आ जाएगा। और अगर किसी की कॉल भी आ रही तो मेरे बिना बहुत अच्छे से दुनिया चल रही है, नहीं रुकेगी, बट मेरी दुनिया रुक जाएगी अगर मैं एग्ज़ाम नहीं क्लियर करूँगा। तो ये मोटिवेशन सर, मतलब अपने आप को ना इतना, क्योंकि स्पोर्ट्समैन था सर, मतलब भागना दौड़ना ये सारा कुछ अंदर था। और परसेवरेंस तो सर, मतलब मैं हर एक को बोलूँगा कि यू डिडंट केम दिस फार जस्ट टू कम दिस फार। हर टाइम सर ये मैंने सामने लगाया हुआ था कि ऐसे तो आया नहीं ना, और इतना दूर चल रही है सर फॉर द हैक ऑफ इट। हाँ, तो अब यहाँ से तो पीछे मुड़ने का सवाल नहीं बनता, यहाँ तक आ गया, आगे भी जाएंगे, बस उसी डायरेक्शन में चलते रहो। लो सर, बहुत लो टाइम भी आया, आपको सब पता है, मतलब यू हैव सीन मी कि मैं कैसे उस टाइम पे कितना हाइपर होके, एंजाइटी, हर चीज़ आई सर। मैं अप्रिशिएट करता हूँ और ह्यूमन बीइंग हूँ, और उससे चैलेंज, मतलब उससे लड़ने की भी क्षमता थी। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत ईजी था, मैं एंजॉय कर रहा था, नहीं सर। मतलब इतनी एंजाइटी, इतने पैनिक्स, इतने लो मोमेंट्स भी लाइफ में देखे ना कि नहीं, आई हैव टू डू। और उस टाइम पे 50 मिनट पे कुछ नहीं आता था, वो 10 मिनट में सब आता था। 10 मिनट में ऐसे खड़े होकर रोता था कि यार क्या। बट जैसे ही वो 8-9 होने ना, चलो भागो, जल्दी भागो, वॉशरूम जाना और वापस अपनी सीट पे। वो हर एक को पता है कि इसका 50 हो गए हैं, इसके 10 हो गए, ये 10 के बाद नहीं रुकेगा। अगर रुक गया तो 1-2 मिनट के बाद घड़ी देखता रहेगा और अगला बंदा भी फिर। तो जैसे ही 10 हो गए, ब्रेक को ब्रेक लगी, भागो अपनी सीट पे। ऐसे 13 सेशन होते थे आपके, ऑलमोस्ट 12 से 13 सेशन दिन के, मतलब 50 मिनट 10 मिनट ब्रेक, 50 मिनट 10 मिनट ब्रेक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लंच से पहले 5 हो गए, लंच के बाद 3 हो गए, उसके बाद 5 से 7 ब्रेक लेने के बाद 7 बजे के बाद दोबारा स्टार्ट करता रात को 12 बजे तक। तो इनको और बढ़ाता था, जब रात को जैसे पेपर एग्ज़ाम पास आ गया तो सुबह 5 बजे स्टार्ट कर देता था, 5 से 7 भी, और 7 से 8 में तैयार होके अपना रेडी होके वापस जाना। और जब बहुत एक्सट्रीम आ गया तो वो 5 से 7 भी डिलीट हो जाता था, क्योंकि वो फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब कम करनी ही पड़ती हैं। तो 2 घंटे का वो डिनर और गुरुद्वारा, क्योंकि गुरुद्वारे में डेली जाता था। ऑनेस्टली मैं हर एक को बोलूँगा, यू शुड गो टू सम प्लेस वेयर यू गेट पीस। मेरे को गुरुद्वारे में पीस मिलती थी, और एक ही गुरुद्वारे में मिलती थी। सब गुरुद्वारे में सर सेम गुरु ग्रंथ साहिब है, बट जहाँ से मैंने शुरू किया था ना, पहली बारी जहाँ पर आके अरदास की थी, मैं डेली वहाँ पर आता था, बोलता था कि किसी दिन तो ये ख़त्म होगा। मैं डेली आके वहाँ पर 10 मिनट बैठता था, 5 मिनट बैठता था, और अपने आप को बताता था दैट इज़ मस्ट, आप जाओ। क्योंकि सर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी अदर प्लेस और कहीं और जाने से बेटर ये है कि आप वहाँ जाओ जहाँ पर आपको पीस मिले।
रनिंग से मेरे को ये मोटिवेशन और पीस मिलती, फिजिकल एक्टिविटी होती थी, आगे अपने सारे ऑफिसर्स देखता है, जब वो आते थे ना सर, मतलब वो उतरते थे कैसे वो ऑफिसर्स मतलब आ रहे हैं, वो मोटिवेशन देते थे और वो डिसिप्लिन में रखता था फिर मैं उन्हें, और डिसिप्लिन 50-10 का रहता ही था। और बाद में गुरुद्वारे से जाने के बाद डिनर करके डायरेक्टली आई विल जंप इनटू माय स्टडीज़, और उसके बाद तो सर मतलब बैठ जाना है, मतलब 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 5 सेशन करने ही करने हैं, तो ठीक है हो जाता था। 5 सुबह 5 दिन और 3 दिन में होते थे, 2 से 5 करता था। जब मैं 5 बजे उठा के लाइब्रेरी से निकलता था ना, एवरीबडी यूज्ड टू थिंक यार क्यों मतलब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, बट मेरे को पता होता था अभी मेरा बहुत क्रूशियल पार्ट ऑफ द डे बचा है, तो मैं इसलिए वहाँ से भागता था रनिंग वगैरह करके, और हर जगह पर भागता था कि भागना एक इंसान की फितरत है वो। और जो बाकी शाम के सेशन आप घर पे करते थे? हाँ, लाइब्रेरी 5 बजे तक? हाँ, लाइब्रेरी 5 बजे तक, 7 बजे से लेकर रात के 12। कभी वो सर जब लास्ट में नहीं सोशल मीडिया, मतलब इंस्टाग्राम में नहीं चलाता था, कुछ नहीं चलाता था सर, यूट्यूब चलाता था। यूट्यूब में भी उनके व्लॉग्स देखता था जो शायद जिन्होंने कुछ अचीव किया है या जो शायद कुछ अचीव करेंगे। नहीं तो अगर ये नहीं देखना तो साउथ इंडियन मूवीज़ आर बेटर, मतलब वो आपको फैमिली के ना बहुत अच्छे वैल्यूज़ देते हैं उनकी मूवीज़ में। ऐसी आपको खुद पता है कि वो मूवीज़ में नहीं रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, बट साउथ इंडियन मूवीज़ की ये क्वालिटी है वो इमोशनली आपको ना बहुत अच्छा बनाते हैं कि यू हैव अ फैमिली, यू आर वर्किंग फॉर योर फैमिली। अब गरीब हो, कोई आपको तंग कर रहा है, आप फाइट बैक कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन से फाइट बैक कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का पॉइंट होता था। तो बस डिसिप्लिन वॉज द मेजर थिंग जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा। पर एक्चुअली ये वर्ड हम यूज़ बहुत करते हैं डिसिप्लिन का और बाकी चीज़ों का। मुझे लगता है हर किसी को ये ब्रेक डाउन करके समझना ज़रूरी कि मेरे लिए डिसिप्लिन क्या है। आपने बता दिया कि आपका पोमोडोरो टेक्निक थी 50 मिनट 10 मिनट 50 मिनट 10 मिनट, वो हमें करना ही करना है। फिर मुझे लगता है आपने इस प्रोसेस को इवॉल्व भी किया होगा बहुत टाइम तक। स्टार्टिंग में कुछ ट्राई किया, फिर ट्राई किया, फिर ट्राई किया, और अल्टीमेटली आपको लगा दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर मी। ट्रू। तो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं हम हर किसी को हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम के लिए ही, एग्ज़ाम के लिए तो खैर ऑब्वियसली है ही, बट इन जनरल अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर वर्क कल्चर, अबाउट योर जॉब, अबाउट योर फैमिली। तो वो इसमें किताब है एटॉमिक हैबिट्स, पता नहीं आपने? हाँ सर मैंने सुनी है। नाउ आई विल रीड, नाउ आई एम फ्री टू। मुझे लगता है ये आपको शायद लगेगा कि आपने ऑलरेडी सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया उस पर। तो वो बात करते हैं कि हम अक्सर नोटिस करते हैं सक्सेस पॉइंट को। गुरशरण सिंह ने 22nd रैंक लाया, तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होगा कि ये पॉइंट है इसका, ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन पिछले 7 साल के छोटे छोटे जो इंप्रूवमेंट आपने 1% इंप्रूव किया, जो कंपाउंड रिजल्ट अब कहीं जाके मिला, वो कोई नहीं देखता। कोई नहीं सर। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन की वो किताब भी पढ़े, और कहीं ना कहीं गुरशरण की भी वही एक स्ट्रैटेजी काम हुई है, इनके लिए काम किया है। अब मुझे ये बताइए कि मैं हर किसी से सवाल पूछता ही हूँ ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक नैरेटिव क्रिएट हो सोसाइटी में कि खुदा ना खास्ता नहीं होता तो प्लान बी क्या था। प्लान बी था या यही था, या फिर प्लान बी में बिलीव करते हो आप? मुझे पता है आप ऑलरेडी प्लान बी में थे, बट डू यू बिलीव इन इट? एंड क्या अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं आपके साथ ही कई लिस्ट में होंगे जो एनेक्स्चर 1 में रह गए, एनेक्स्चर 2 में नहीं। परसों मैं आफिया से बात कर रहा था, रैंक 8, तो शी वाज सेइंग सर एनेक्स्चर 1 से एनेक्स्चर 2 का सफर बड़ा लंबा रहा मेरे लिए। ट्रू सर। मेरे साथ एनेक्स्चर 1 में तो सबका नाम आता है जिन्हें इंटरव्यू दिया होता है, एनेक्स्चर 2 में होते हैं मेनली। कहते हर साल मुझे लोग फ़ोन करें मुबारक है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि एनेक्स्चर 1 में सबका नाम होता है। तो शी वाज सेइंग यही होता लास्ट एनेक्स्चर 1 से एनेक्स्चर 2 का सफर बहुत लंबा रहा। बहुत लंबा था। तो प्लान बी था कि नहीं था आपके लिए? सर यही था कि यार यही है फिलहाल, जब तक मेरे पास अटेम्प्ट है, जब तक मेरे पास एज है, मैं तब तक देता रहूँगा। बस सर ये मतलब ऑनेस्टली बोलूँ कि ये प्रिपरेशन आपको लाइफ का ना बहुत कुछ सिखा देती है। आप ना सर मतलब मैंने ऐसा मतलब मैं किसी भी एस्पिरेंट को ऐसे ना बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे देखा है। मतलब ऑनेस्टली आज मैं मतलब अगर देखता हूँ कि एक टाइम पे वो एस्पिरेंट था, उसका नहीं हुआ, बट आज वो इतना बड़ा एम्पायर लेके बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सर मतलब प्लान बी नहीं होता है। मेरे लिए ऑनेस्टली सच बोलूँ, मेरे लिए प्लान बी कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। मेरे लिए यही प्लान था, मैं खुद से झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ मेरे को ये पता था कि आई कैन डू मैनी थिंग्स। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये नहीं बनता तो कुछ नहीं बनता, तो आई कैन डू मैनी थिंग्स। देयर आर एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट। आप कहीं से भी कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बस वो एक जो चीज़ मेरे पास थी कि मेरे को पता था अभी इसमें है ना, अभी इसमें फोकस कर, यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। मतलब ये ग्रिट थी सर, मतलब हमेशा ये ग्रिट रखी। प्लान बी सर, प्लान बी तो सर हर एक को मिल जाता है। मतलब ऊपर वाले ने मतलब गुरबानी में लिखा सर, जल में जंतु पाए के तिना भी रोजी दे। मतलब वो हमने बहुत बारी वो देखी हैं इंस्टांसेस जहाँ पर हमारे से कोई अगर प्रसाद का दाना गिरे तो वो कोई चींटी आके खाएगी।
तो देर वॉज समथिंग फॉर मी, आई जस्ट हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव व्हाट आई एम डूइंग। टाइम नहीं था, जब राइट टाइम आया तो राइट चीज़ भी मिली। तो ऐसा नहीं है सर, मतलब प्लान बी मैंने खुद को भी बोलता था, मैंने यही करना है, मैं नहीं यही करना है। क्यों? उससे सर हमेशा ना दिल में आग लगी रहती थी। अगर कभी भी प्लान बी सोच लिया होता ना तो सर मैं बहुत पहले निकल चुका होता, जब पहले भी नहीं हो रहा था। क्योंकि बहुत अटैम्प्ट्स दिए हैं सर, मतलब यूपीएससी के 5 अटैम्प्ट्स दिए, उसके मेंस लिखे, केएस के अटैम्प्ट्स दिए, ये 4th अटैम्प्ट था, इसमें हर बारी मेंस लिख रहा हूँ और इंटरव्यूज़ भी दे रहा हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं वो सेटबैक हमेशा से रहा है। तो बट हमेशा अगर मैं पहले ही सोच लेता ना, मेरे को हर कोई बोलता था कि यू शुड वर्क विद योर प्लान बी टू, यू शुड स्टार्ट फॉर योर प्लान बी। मैं हर बार यही बोलता था, यार एक ही लाइफ है, मेरे को लास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार जब तक मेरे पास था तब तक क्यों नहीं दिया। आज मेरे को रिग्रेट नहीं होगा कि यार अगर मैं लास्ट ईयर सर अगर छोड़ देता अगर छोड़ देता, फॉर्च्यून ओवर ओनली फेवर्स द ब्रेव, ये तो हर एक का है। और नाइट इज डार्कर बिफोर द लाइट। तो ये दो चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड रखती थी कि हाँ अभी बहुत देयर इज़ एवरी टाइम में होप, तो उसके लिए जाना है। तो अगर मैंने किसी चीज़ में डाला है कोई बात नहीं, अगर लास्ट में नहीं होगा देन आई विल थिंक। और ऐसा नहीं है सर, आज के टाइम पे इंडिया में, मतलब ऑनेस्टली मैं बोलूँ, इंडिया में इफ़ यू हैव अ होम और इफ़ यू हैव डन सो मच ऑफ प्रिपरेशन, आज मैं अगर जाता हूँ, आज मैं पढ़ाने जाता हूँ और अगर आज मैं मेंटरशिप देने जाता हूँ, आज मैं इवैल्यूएशंस करता हूँ, तो ये कहाँ से आई? वहीं से आई है सर। प्लान बी ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड था। और ये नहीं होता तो इतना कुछ सीखा है इस प्रिपरेशन में, इतनी चीज़ों की नॉलेज देखी। आज हम स्टार्टअप के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्टअप की पॉलिसीज़ देखते हैं, तो हर दूसरा जो एस्पिरेंट था आज वो कितने बड़े उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स बने हुए हैं, आज कितने स्टार्टअप्स उन्होंने खोले हुए और डिफरेंट यूनिक जो सोसाइटी में स्टिल बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई ओनली न्यू कि ऐसा तो नहीं होगा गुरशरण सिंह, जल में जंतु पाए के तिना भी रोजी दे। और एक और वो हमेशा याद रखता था, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है। उसको मेरी टेंशन है क्योंकि मैं उसका ही बच्चा हूँ ना, उसी ने अपना पार्ट मेरे को भेजा है और मैं अपनी सिर्फ ड्यूटीज़ अपने अच्छे से करूँ, जो ड्यूटीज़ मेरे पे मिली हैं और मेरे को ये प्रिपरेशन की ड्यूटी मिली है। आई शुड बी ट्रुथफुल टू दिस प्रिपरेशन। मेरे को अकाउंटेबल होना है कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सर मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, कोई दिवाली नहीं मनाई इतने साल, क्योंकि हमेशा ये बोलता था तूने गलत मतलब ट्रुथफुल रहना है इस प्रिपरेशन के लिए, कि एट द एंड ऑफ द डे तू ये तो बोल सके कि मैं ट्रुथफुल था, मेरी डेस्टिनी में नहीं था। मैंने कभी इसके साथ खुददारी नहीं की, मैंने कभी गलत नहीं किया, मैंने इनजस्टिस नहीं किया कि मैंने प्रिपरेशन नहीं की। मैंने हमेशा प्रिपरेशन की और मैंने वैसे ही प्रिपरेशन की जैसी रिक्वायर्ड थी, और उसी प्रिपरेशन को करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसी में मैं हमेशा ये प्लान बी प्लान ए सर कुछ नहीं, एक चीज़ में डाला है, करेंगे, नहीं होगा फिर सोचेंगे। और ऐसी बहुत सर मतलब मेरे को लगता है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, अगर आप अपने आगे पीछे देखो, जस्ट वो बाहर निकलने की देर होती है। मैं एक बार ही बाहर निकला और मेरे को फिर दिखा, आज मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता हूँ। और जीएस में तो मैं बोलता हूँ, जीएस में मेरे को खड़ा कर दो और बस बोल दो कि 24 घंटे में ख़त्म करना है जीएस का 1 2 3 4, कर दूंगा। 48 घंटे में करना है, कर दूंगा। तो वो चीज़ करने के लिए मेरे को ये पता था कि ठीक है यार, ये कुछ है, ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ये नहीं करूँगा कुछ और कर लूँगा, बट करूँगा, अच्छा हो जाएगा। तो अभी के लिए जस्ट स्टिक टू दिस। तो बस यही एक मोटिवेशन का पॉइंट था मेरे लिए। तो मुझे लगता है अगर बस आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि कर लूँगा कुछ और भी यार, हाँ बस ये प्लान भी है कि फिलहाल यही है। हाँ ये करेक्ट, ये प्लान भी था कि कुछ और कर लूँगा, ये नहीं था कि यही करना है, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, ऐसा कभी नहीं था। मैं ऑनेस्टली सच बोलूँ, क्योंकि मेरे को मेरे सीनियर्स भी, मेरे जो एक बहुत अच्छे फ्रेंड है शशांक पात्र सर, मतलब वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, गुरशरण यू आर कंस्ट्रक्टिव पर्सन, यू आर नॉट डिस्ट्रक्टिव, यू आर कंस्ट्रक्टिव, यू विल डू ग्रेट इन योर लाइफ। इट्स जस्ट दैट कि तूने घुटनों के बल नहीं चलना। गिरते हैं शहसवारी में दाने जग में, वो तिल फिर क्या चले जो घुटनों के बल चले। तो उनका हमेशा से ये रहता था कि तूने बस, तू कंस्ट्रक्टिव है तो लाइफ में बहुत वंडर्स करेगा, अगर तू यहाँ पर नहीं करेगा। मेरे मम्मा के जो चेयरमैन हैं, उनका हमेशा मतलब हरप्रीत सर जम्मू संस्कृति स्कूल के हैं, उनका हमेशा एक यही बात, मतलब मेरे को ना वही सपोर्ट सिस्टम सर बहुत था मोटिवेशन का, कि वो हमेशा ये बात बोलते थे कि तू अगर ये नहीं करेगा ना तो लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। वो सर हमेशा, मतलब हरप्रीत सर हमेशा ये बोलते थे कि तू अगर ये नहीं करेगा बहुत अच्छा करेगा, बट तू अभी के लिए ये कर, ये नहीं होगा तो तू बहुत अच्छा करेगा, बट अभी के लिए ये कर। तो जो वो ये भी बोलते थे, और प्लान भी यही था कि हाँ मैं कुछ कर लूँगा कुछ। मैं फिर वो तब जब यहाँ से निकल गया, और सर मतलब ये चीज़ मैं बोलूँगा, जो मेरा फ्रेंड था ना वो जो IPS है आज के टाइम पे, वो हमेशा ये बोलता था, जैसे अभी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उन सबके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि
यार नहीं होगा तो क्या होगा। ये हर एक के दिमाग में आएगी सर, हर एक के दिमाग में आएगी, हर स्टूडेंट के दिमाग में आएगी। ये चीज़ मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है सर। वो ना वो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा था, मेरा रूममेट था, सब कुछ, मतलब उसकी ये बात आज दिन तक मैंने मतलब अपने साथ रखी कि मेरे को भी जब आता था कि 15 दिन, जैसे अब 17 नवंबर को एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, तो मेरे भी दिमाग में आता था कि यार अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो उसने ना तब मेरे को 2018 में ही ये बात बोली थी, पाजी, मैंने उसको बोला यार अगर नहीं होगा तो क्या होगा। उसने मेरे को ये बात बोला, पाजी एक काम करना, जैसे फॉर एग्जांपल 17 नवंबर को है ना, तो 17 नवंबर की शाम को आराम से बैठ के सोचना कि नहीं होगा तो क्या करना है, आराम से। उसके बाद पाजी आपके पास टाइम ही टाइम है, आप बैठना, आराम से बैठ के सोचना कि मेरे पास बहुत टाइम है, अब क्या अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। बट जब तक पेपर नहीं होता ना, तब तक के लिए ऐसे प्रिपेयर करो, और ये जब थॉट है लिख देना 17 नवंबर, आराम से बैठना है। जो चीज़ें आपको लग रही है ना कि नहीं सेक्रीफाइस है, 17 नवंबर की शाम, 17 नवंबर को एग्ज़ाम देने के बाद ना मैं सोता ही नहीं था पूरे दिन। उससे एक दिन पहले एग्ज़ाम के लिए नहीं सोया, और उसके अगले दिन तो सोना ही नहीं है। हर एक उस इंसान से मिलना है जो मेरे को अच्छा लगता है, जिसको मैं प्यार करता हूँ, हर एक उनसे। मैंने अपने जीजा जी के पास जाना, मैंने अपनी सिस्टर के पास जाना, उन्होंने आना, मतलब वो मूवी देखने जाना, सब कुछ करना, हर चीज़ कर रही है। ये भी सोचना कि नहीं होगा। और ऑनेस्टली सच बोलूँ सर, मैं हमेशा जीएस में हमेशा पास होता था, प्रीलिम्स मतलब सी सेट में मैं हमेशा मतलब हाथ टाइट रहा है, तो हमेशा जीएस के लिए। और मैं सी सेट चेक भी नहीं करता था, हमेशा आना, मेरे को लगता है मैं तो 100 पार हूँ। हर यूपीएससी के एग्ज़ाम में मेरे को लगता था मैं 100 पार हूँ। सी सेट चेक नहीं करना 1 साल के बाद पता चलता था, और हर साल यही बोलता नहीं सी सेट अभी भी नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। और 1 साल के बाद पता चलता भाई तू सी सेट में फिर से रह गया। 2020 में मैंने 107 स्कोर किया है जीएस में, और सी सेट मैंने पूरे साल। उसके बाद 2020 में ऐसा हुआ कि मैंने जब प्रीलिम्स में इतना स्कोर किया और नहीं हुआ, मेरे को लगा शायद मैं जीएस में फेल हो गया हूँ, सी सेट में नहीं हुआ होऊंगा। और 1 साल तक मैं फिर से जीएस की तैयारी कर रहा हूँ, और अगले साल 2021 के एग्ज़ाम से जस्ट 10 दिन पहले रिज़ल्ट आता है, मार्क्स आते हैं, मैं देखता हूँ जीएस में इतने और सी सेट में मेरे 52 53 थे, इतने ही थे कुछ। तो मेरे उसके कारण है। और मैं तो, मेरे को लगा कि यार अगर मैं सी सेट में फेल हो गया, मैंने तो सी सेट की फिर से तैयारी नहीं किया। तो 2021 में मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, और 2022 में मैंने फिर से दिया जब एग्ज़ाम ना, तो फिर भी सर सी सेट में 66.6 था मेरा। सी सेट इतना वीकेस्ट है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ही रहता है कि यू विल डू समथिंग गुड। आपका ऐसा नहीं है कि आप कर लोगे, हो जाएगा, वही है, टाइम चलता है तो हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि इतना लंबा जर्नी है आपका, आपको आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, जो अचीव करना था वो तो कर लिया, ट्रू, डेफिनेटली पर्सनालिटी, थॉट प्रोसेस, वाइडनिंग द होराइजन्स, ये एग्ज़ाम ने दिए आपको, ट्रू, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हमेशा ही वर्थ इट है। बट जो फल एंड पे मिलता है, तो वॉज इट वर्थ इट? इंडीड सर, वर्थ। मतलब जितना सेक्रीफाइस था ना सबका, वो मैं बोलूँगा कि हाँ। क्यों? जब मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में अपने आप को देखता हूँ ना, क्या मतलब आज बोलना और कथनी और करनी, मैं दोबारा से बोलूँगा कि मैं नहीं कमिट करूँगा कि कुछ भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, या मैं आज कमिट नहीं करूँगा। बट जब मेरे को लगता है कि हाँ, now I've given some responsibility for the community, for the society, for everyone who is there, जिनकी मैं मदद कर सकता हूँ, तो I'll surely, मतलब मेरे को ये लगता है कि आज मेरे को वो मिली है, क्योंकि मेरे को हर कोई यही मैसेज कर रहा है कि डू जस्टिस टू एवरीवन। मतलब आज ये कुर्सी वो चीज़ नहीं देगी मेरे को, ये वो चीज़ देगी कि जिसमें मैं किसी की छोटी सी मदद कर सकता हूँ और उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। मेरी कितनों ने मदद की, तो मेरा भी बस यही था कि मदद करने। और बस सर मतलब इतना ही लगता है कि हाँ, सेक्रीफाइस जितना था, और वो आगे जाके पता चलेगा कि मतलब वो वर्थ कैसे मैं प्रूव करता हूँ कि हाँ ये आज जो अचीव किया। क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा से बोला, मतलब वो जब उनकी डेथ हुई थी तो पूरा जैन बाज़ार सर बंद था, मतलब पूरा जैन बाज़ार बंद हुआ था। और मेरे को तो पता नहीं, मेरे को तो लोगों ने ही बताया कि तेरे पापा ऐसे थे कि वो अगर रोड पे चलते थे ना और कोई गरीब दिखता था उसके पास नहीं, मतलब अगर कुछ होता था तो उसको रेडी के पैसे देते थे, फ्रूट डालने के पैसे देते थे, ये ले जा कल से अपनी रोज़गार शुरू कर। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तब से क्रिएट किया हुआ था, तो आज मैं जाके यहाँ पर खड़ा हुआ। तो मतलब ऐसी उनकी लेगेसी कहीं ना कहीं आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। मतलब ऐसे ही आज भी सर, मतलब आज मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी दिवाली मनाऊँ, मैंने एक जगह पर सोचा कि मैं उनकी दिवाली जाके मनवाऊँगा, और वहाँ पर जाके जितने लोगों ने मेरे को इस पूरी जर्नी में सपोर्ट किया, मैं उन सबकी मदद करूँगा, मतलब आगे आने वाले टाइम पे भी, मतलब चाहे वो कहीं से भी थे, बट आई मेक श्योर कि हाँ। बट यही है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं हर एक को यही बोलता हूँ, चाहे वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस की कर रहे हैं, इंटरव्यू की कर रहे हैं,
नेगेटिव थॉट सर सबको आते हैं, सबको आते हैं, हर एक उस इंसान को नेगेटिव थॉट आते हैं। इंसान है ना, इंसान होना ही सबसे बड़ी बात है, लकी है ना। तो उसमें वी हैव कॉग्निटिव एबिलिटीज़ टू थिंक, तो हर एक को नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपको उसको ओवरकम कैसे करना है, और ओवरकम सर ऐसे ही किया जा सकता है, ऑलवेज़ रिमाइंड योर सेल्फ कि वाई यू स्टार्टेड, कि आपने ये शुरुआत ही क्यों की। आज आप जहाँ पर खड़े हो यहाँ पर इसलिए नहीं खड़े हो क्योंकि आप आना चाहते थे। आप बस ये याद करो कि आपने क्यों स्टार्ट किया। तो कई लोगों के लिए जर्नी लंबी होती है, कई लोगों के लिए छोटी होती है। अब जहाँ तक गुरशरण की बात करें, इनकी जर्नी लंबी थी, बट इसके बावजूद भी इनको जर्नी वर्थ इट लगी। जहाँ तक मैं समझ पाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि अल्टीमेटली सिलेक्शन हो गई, बल्कि इसलिए भी कि जिस जर्नी ने तोड़ा मरोड़ा बहुत और रिक्रिएट किया, कहते फ्रॉम द एशेज अ न्यू पर्सन वाज बॉर्न, जलाया, ख़त्म किया, और इवेंचुअली आज एक नया इंसान सामने निकल कर आया। वो शेल्स जो हमने, हमारी सोसाइटी ने, हमारी फैमिली ने या फिर हमने खुद के लिए बनाए होते हैं, वो तोड़ तोड़ के इंसान बाहर निकलता है एक नए इंसान, नया शख्स की तरह, नए थॉट प्रोसेस के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, नई हिम्मत के साथ और नए स्टेमिना के साथ। और स्टेमिना मुझे लगता है सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, मेंटल भी होता है। मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद फिजिकल आपको जिम सिखा दे, बट मेंटल स्टेमिना जो है वो एक्सपीरियंसेस और ये जो धक्के लगते हैं बार बार, वो निकालता है। और वो दिखता है आपके, पहले भी दिखता था, ऐसे नहीं कि सिलेक्शन के बाद ही दिख रहा है पहले भी दिखता था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आपको सोशल आइडेंटिटी मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ सिलेक्शन, अब आपकी बात लोग सीरियसली भी लेते हैं। ट्रू, ये करेक्ट। उससे पहले आप जितनी भी ज्ञान दे दो लोगों को, हाँ, तो वो बोलेंगे ठीक है सुन लिया, बट आज जो आप ज्ञान दे रहे हो लोगों को लगेगा नहीं, बंदे ने कर लिया है तो उसको पता है। और एक्चुअली वही हो ना कि इतने ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज के बाद किया ना, तो जितने फार्मूलाज नहीं वर्क किए दैट आई नो, मतलब एडिसन सर का भी मतलब यही है ना कि आई हैव ट्राइड 100 वेज विच डिडंट वर्क फॉर मी। तो मेरे को भी यही लगता है। और सर मोटिवेशंस के लिए बहुत ऐसी स्टोरीज है, मतलब आज वी कुडंट हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, मतलब महेंद्र सिंह धोनी सर। तो ऐसा बैट्समैन हमें नहीं मिलता अगर उस दिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता, सोचा नहीं होता, रेलवे की नौकरी से रिजाइन नहीं किया होता। तो अगर आज भी वो वहीं होते तो हमने इतने वर्ल्ड कप शायद, और इतने ऊपर तक हमारे इंडिया का स्ट्रेचर। सेम सर जैक मा सर के अली बाबा की फाउंडेशन, ही वॉज द वन पर्सन हु couldn't get selected in an KFC इंटरव्यू। KFC के इंटरव्यू पे जब वो गए थे 24 लोग थे और 23 सिलेक्ट हुए थे, ही wasn't। बट आज इफ़ वी सी डाउन द लाइन वो कहाँ हैं, मतलब बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं सर, मतलब जिन्होंने रैक्स टू रिचेस तक पहुँचे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि देयर इज़ एवरी टाइम, मतलब न्यू डे, देयर इज़ एवरी टाइम अ न्यू एनर्जी। हमेशा बस मैं अपने आप को यही बोलता था कि अगर शुरू किया ना तो ख़त्म ज़रूर करूँगा, और अगर नहीं होता, गॉड फॉरबिड अगर सर नहीं होता, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि गुरशरण सिंह नहीं होता, गुरशरण सिंह फिर भी होता, किसी और फील्ड में होता फिर। और मैं उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करता आई वो, बट अपने अंदर से जो ग्रिट और कमिटमेंट दी थी, मैंने बस यही सोचा था आई विल वाइंड इट अप, जैसे भी होगा आई विल फाइट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हूँ, आई हैव अ टेंडेंसी टू फाइट इवन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। जितने भी ऑड्स थे सबके अगेंस्ट जाके भी मैंने ये कमिटमेंट दी कि नहीं, आई विल डू। हो गया आज, अच्छी बात है। नहीं भी होता, गुरशरण सिंह सर मतलब तब भी एग्जिस्ट करता और अच्छे से रहता, तब भी लोगों की मदद ही करता। आज बस ये हुआ कि इतने सालों के बाद जब मिली है सर, बस हम्बलनेस हो रही है। लास्ट ईयर अगर मिल जाता स्टिल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। इस साल सिर्फ यही है कि और हाथ जोड़ के हर एक को मिलो, हर एक की दुआएं कहीं ना कहीं काम किया। सर आप, मेरे को पता है कि आपने कितनी बारी बोला है मेरे को कि मैं हर बारी दुआ करता हूँ कि आपका वो, मतलब हर एक उस इंसान ने मतलब मेरे लिए प्रे किया कि आई प्रे फॉर यू, आई प्रे फॉर यू, मतलब। और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार शायद कुछ अच्छा कर रहा हूँगा इनके साथ भी, अच्छा होऊंगा इनके साथ भी, तभी इतने प्यार से कोई बात करता है या मिलता है। तो बस वही था सर, मतलब एट द एंड ऑफ द डे बस अपने साथ कमिटेड रहो, ट्रूथफुल रहो, हर चीज़ करो, कर सकते हो ना तो कर लो। अगर तुम्हारे, क्योंकि एग्ज़ाम सर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे घर वालों का भी बहुत है। मेरी मदर का इतना डिसिप्लिन था कि वो सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच और 7 बजे डिनर टाइम से टेबल पे होता था। वो कहीं बाहर नहीं गए इतने 8 साल से। उनका जो सेक्रीफाइस है वो तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। वो ऑफ द कैमरा मैंने देखा है जितना उन्होंने, कोई कहीं पर किसी की शादी पे नहीं जाना, कहीं पर किसी की सेलिब्रेशंस पे नहीं जाना, कहीं पर अपने लिए कहीं नहीं जाना, कहीं मतलब। और उनका छोड़ो सर, मेरे जीजू, मेरी सिस्टर, वो लोग भी मेरे टाइम के अकॉर्डिंग घर आते थे, कब इसने फ्री होके एंजॉय करना है हमारे साथ। मतलब कहने की बात है, ही वॉज मतलब बहुत, मतलब मेरे लिए तो बहुत रिस्पेक्टेड हैं वो।
कि उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया कि जब इसने नहीं पढ़ना हम तभी घर आएंगे, ऐसे नहीं कि। और वो हर बारी मैं बोलता था कि प्लीज़ आ जाओ यार, वो कहा नहीं आज पढ़न देना, असी इस हफ्ते आए हैं ना, तो दे यूज टू स्टॉप मी कि नहीं हम नहीं आएंगे। तो तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिलीज बहुत लोग हैं, बस कर जाओ, इतनी जान लगा दो ना, क्योंकि लास्ट में यही याद आएगा। सर आज मतलब इन्जॉय कर रहे हैं ना, जितना मैंने हार्ड वर्क, जितना परसेवरेंस, जितना नीचे 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 गिरा, नीचे गिरता गया, आज वहाँ से जैसे ही उठाऊँ। और आज मैं ये नहीं बोल रहा मैं जहाँ से गिरा हूँ नीचे, तो वहाँ पर वो जाकिर सर का है ना, शून्य पर सवार हूँ, हाँ, तो वो मेरे को हमेशा याद रहती थी कि शून्य पर सवार हूँ, तो बस उसी को लेके आगे चले, तो बस ठीक है। बहुत ही सेंटिलेटिंग कन्वर्सेशन रही, बहुत Thank कुछ you, thank you, सीखने को मिला, और आज एक बहुत लंबा सफ़र कल्मिनेशन पे हो चुका है। और ऐसी स्टोरीज देखकर इंसान का फिर से मन करता है कि यार नहीं, ज़िंदगी अभी भी रिवॉर्ड करती है, टाइम लगाती कभी कभार, बट करती है। और वो जब टाइम लगाने के बाद रिवॉर्ड करती है तो उसका मज़ा ही अलग है। बहुत अच्छा लगता है, जब बहुत भूख लगी होती है तो खाना कोई भी दे तो मज़ा आता है। ट्रू सर। और जब टेस्टी खाना है तो फिर तो बड़ी बात है। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू गुरशरण फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। मैं दिल से कुछ लोग थे जो खड़े थे, उनमें सर आप मतलब हमेशा खड़े थे, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। आई वाज लकी इनफ कि मैं किसी काम आ पाया, बट अगेन आपका अपना इकोसिस्टम था। 99.9999%, 0.00001% शायद हो, बट सारा आपका ही था, और आपके वेल विशर्स का था, और आपकी अपनी मेहनत थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल सर मतलब वो कहीं ना कहीं आपको लगता है, आपको अपने से डर लगता है कि मैं गलत तो नहीं हूँ। तो जब उस टाइम पे मैंने आपको बहुत तंग किया, आपको भी पता मैंने आपको बहुत तंग किया है, बट वही था कि हमेशा ऐसा ही लगता था कि ठीक है सर बताओ मतलब कब आऊँ। हम मतलब ऐसे ही बैठ के कुछ दुनिया की ही बात करते थे, पढ़ाई की कोई बात नहीं होती थी। आप सिर्फ मेरे को मोटिवेट ही करते थे कि नहीं गुरशरण, यू कैन डू, यू इवन इफ़ यू डोंट डू यू विल बी। मतलब आज जो निकल रहा है मेरे में हम्बलनेस, उसमें कितने तो आप ही के खुद के वर्ड्स हैं जो मेरे को बोले हुए हैं, तो यही है। बट एवरी टाइम यू वर अवेलेबल, मतलब राइट फ्रॉम द देयर, मतलब इंटरव्यूज़ के टाइम पे, मेंस के टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम पे। लास्ट ईयर जब प्रीलिम्स हुआ था तो मेरे को आज भी याद है, मैंने आपको कॉल करके पूछा सर मेरे, यू वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें मैंने बताया था कि सर मेरे 116 स्कोर आ रहा है। तो आपने कहा था कि गुरशरण सही से चेक किए आंसर की, तो नहीं हो सकता ऐसे। तो मेरे को फिर मैंने भी आपसे ही पूछा, मैंने सर मतलब हो गया ठीक है, तो यू वर लाइक कि बहुत एक्सेप्शनली हाई स्कोर था। हाँ एक्सेप्शनली हाई स्कोर था, और वो भी इस टाइम पे 116, लास्ट 116 150 भी लेते थे लोग 2016 के टाइम पे। 16 के बाद कोई नहीं ला पाया इतने ज़्यादा, मतलब 16 तक लोग इतने खींच लेते थे। तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 और आज तक जैसे यूपीएससी इवॉल्व कर रहा है, उस हिसाब से तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड अल्टीमेटली एक होता है ना कि इंसान सोचता है कि जब मैं सिलेक्शन होऊंगा तो मैं ये स्पीच करूंगा। मेरा था कि जब गुरशरण का सिलेक्शन होगा तो मैं ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था नहीं इस साल तो हो ही जाएगा। पिछले साल भी सोचा, उसके पिछले साल भी सोचा, इस साल फाइनली हो गया, थैंक गॉड। देर आए दुरुस्त आए। और बड़ा मज़ा आया आज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी बहुत सारे सवाल आंसर हुए होंगे। अब जाने से पहले एक वादा लेना चाहते हैं हम आपसे। एंथ्रोपोलॉजी में जो आपने 1 साल मेहनत की और इतना खींचा, उसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो, श्योर सर, हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी, हाउ आई मतलब व्हाई डिड आई चूज टू शिफ्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी टू एंथ्रोपोलॉजी, ऐसा कुछ करके वीडियो अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो आप, जिसमें व्हाइट बोर्ड पे आप कैमरे के साथ बनाएंगे। वो इंटरव्यू नहीं होगा, बस आपका वीडियो होगा। सर, मुझे लगता है काफ़ी लोग फ़ायदा उठाएंगे उससे। हाँ प्रीलिम्स के बाद सर, जब भी आपको लगता है। प्रीलिम्स के बाद ज़रूर। मैंने तो सुना है कि कैबिनेट में डिसीजन हुआ है कि शायद प्रीलिम्स डिले भी हो जाए, बट आप 17 के हिसाब से रखो। दोबारा देंगे इस बारी? नहीं सर, नाउ आई एम कंटेंटफुल, दैट्स इट। चलो बढ़िया है फिर तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक्स टू गुरशरण फॉर शेयरिंग हिज अमेजिंग स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे बहुत कुछ लर्न करेंगे। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, आई एम श्योर आप भी सीखेंगे। एंड विल बी बैक, विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज़। एंड मैं गुरशरण को बोलूँगा कि इस इंटरव्यू को अपने आखिरी एक लाइन पे एंड करें जो आप मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को। सर मेरे को तो मतलब एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि देयर इज़ ऑलवेज एन एंड टू एवरीथिंग, और वो एंड होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा टाइम भी नहीं रहता और बुरा टाइम भी नहीं रहता। करेक्ट सर, मतलब आप कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आपका अच्छा टाइम भी परमानेंट नहीं है और आपका बुरा टाइम भी परमानेंट नहीं है। और सर जो बुरा टाइम भी होता है ना, वो हमारे अकॉर्डिंग बुरा होता है। मैं हमेशा सर एक चीज़ याद रखता था, मतलब मैं हर एक को ये चीज़ बोलता हूँ, जितने भी अपने मेरे स्टूडेंट्स हैं या हर किसी को एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि तुम बहुत लोगों से ना बहुत अच्छे हो। बेचारा वो इंसान जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो स्टिल वो कमाने की अपने अंदर चाह रखता है ना,
अपने आप को संभालने की चाह रखता है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, मतलब हम तो बहुत अच्छी फैमिली से आ रहे हैं। मेरी चाहे जो भी थे, मेरे नानू ट्रक ड्राइवर थे, बस बहुत अच्छी फैमिली से आ रहे हैं। तो वी आर बेटर देन मैनी। तो जब भी तुम्हें लग रहा है ना ये तुम्हारा वर्स्ट है, वो तुम्हारा वर्स्ट नहीं है, किसी और का वो बेस्ट भी हो सकता है। एक एग्ज़ाम फेल होना तुम्हारा वर्स्ट हो सकता है, बट किसी और के लिए तो वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा। बहुत खूब। तो जो तुम्हारा वर्स्ट है वो किसी और के लिए बेस्ट भी हो सकता है। तो बी कंटेंटफुल कि हाँ तुमने कुछ अचीव किया है, और अगर नहीं भी किया बी कंटेंटफुल कि तुम कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, गारंटेड होगा सर। अगर मेरा हो सकता है ना, एट द एंड ऑफ द डे 8 साल के बाद अगर मेरा हो सकता है, मतलब हर एक उस इंसान का हो सकता है। राइट गाइडेंस लो, राइट टाइम पे लो, राइट जगह पर जाओ और राइट चीज़ अचीव करो, होगा सर, ज़रूर होगा। किसी का ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने हर एक को रिवॉर्ड करना और हर करता है। बस वही है कि उसका शुक्र करो और सर करते रहो। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Gurcharan. It was an amazing and very insightful, thoughtful talk. And we'll be waiting for you to record the anthropology strategy. sir. So thanks for joining. जो भी आपके सवालात हैं गुरशरण जी से कमेंट सेक्शन में डाल दें, और हम कोशिश करेंगे कि इन तक आपके सवाल पहुंचा कर आपको रिप्लाई भी करें। और अगर कोई ऑफिशियल चैनल के थ्रू आपको लोग अप्रोच कर सकते हैं, कोई ईमेल आईडी के थ्रू, तो वो भी हम आपसे ले लेंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो डायरेक्टली भी आप सर से इंटरेक्ट कर लेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।